Hello guys, welcome back to our channel part 10 Reborn of My Devil Dad. Chapter 56 आदित्य की प्लानिंग, नाराजगी से सब परेशान। अब तक हमने पढ़ा आदित्य मेहर को मानने के लिए कुछ आइडिया सोचने लगता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे सोचकर उसकी आंखें चमक उठती है। अब आगे, आज तक मैं और बेबी कहीं बाहर अकेले नहीं गए और नहीं अकेले में टाइम स्पेंड किया है, तो क्यों ना आज मैं बेबी के साथ डिनर डेट पर जाऊं। हाँ, यही सही रहेगा। इससे मुझे बेबी को मानने का और उसके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, जिससे हम एक दूसरे के बारे और जान सके। इतना सोचकर आदित्य जल्दी से अपना फोन निकालकर सार्थक को मैसेज टाइप कर भेज दिया कि एक अच्छी जगह पर वो एक डेट अरेंज कर दे और काम होने के बाद इन्फॉर्म कर दे। ये लिखकर वो सेंड कर देता है। इसके बाद आदित्य होने बंद कर मन ही मन स्माइल 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 करने लगता है। मेहर, जो अपनी जलन और गुस्से की वजह से आदित्य के सामने बिजी होने का दिखावा कर रही थी, वो कानखियों से आदित्य के चेहरे को ही देख रही थी। उसके फेस पर आते जाते हर एक भाव को मेहर अच्छे से नोटिस कर रही थी, और जब वो आदित्य को ऐसे अकेले में स्माइल करते देखती है। अभी कुछ देर पहले हब्बी बहुत परेशान लग रहे थे, लेकिन फोन में कुछ देखने के बाद बड़ा स्माइल किए जा रहे हैं। ऐसा भी क्या था इनके फोन में, मेहर मन ही मन सोचती है। मेहर अभी अपनी सोच में गुम थी कि ड्राइवर की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटता है और वो अपने सोच से बाहर आकर ड्राइवर की तरफ देखती है, जो कह रहा था, मैम घर आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर मेहर कार से बाहर देखती है तो एक गार्ड पहले से ही कार का गेट खोलकर साइड में खड़ा हुआ उसके उतरने का इंतजार कर रहा था। एक नजर बाहर देखकर मेहर कार से उतर जाती है। मेहर के उतरते ही आदित्य भी दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। इसके बाद दोनों अंदर आते हैं। जैसे वो लोग हॉल में पहुंचे तो देखा कि पूरा घर हॉल में इकट्ठा हुआ मौजूद है और सबके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। आदित्य सबके चेहरे पर परेशानी देखकर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। सबको देखते आदित्य ने कहा, ये सब लोग इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रहे, जैसे कोई मुसीबत आ गई हो इनके ऊपर। आदित्य कहा तो धीरे से ही था, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कहा था कि उसके बगल में खड़ी मेहर को सुनाई ना दे। आदित्य की बात सुनकर मेहर कहा, हब्बी कुछ ऐसा ही समझ लो। उसकी बात सुनकर आदित्य कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है। उसे कंफ्यूजन में देखकर मेहर बताती है, एंजल ने खुद को उसके रूम में बंद कर लिया है क्योंकि वो हम सबसे नाराज है। मेहर इतना कहते ही आदित्य के मुंह इकाई ही निकल गया। ओह तेरी प्रिंसेस, गुस्सा हो गई, वो भी सबसे। उसके तेज आवाज सुनकर सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। हाँ, हमारी नन्ही गुड़िया हम सबसे गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई और किसी से बात भी नहीं कर रही। हम सबने बहुत कोशिश की उससे मानने की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, अर्नव ने परेशानी भरे हवा भाव से कहा। अर्नव की बात सुनकर मेहर और आदित्य एक नजर सबके चेहरे पर डालकर देखते हैं तो नरेंद्र जी, रोहन, नीलम जी और शिखा सब सहमति पीना सर हिला देते हैं। आरोही के गुस्सा होने से सब परेशान थे। उन सबके ऐसे उतरे हुए फेस देखकर आदित्य उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा, और आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए जब मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये कहकर वो स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फिराकर दांत ग्रिन 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 दिखा देता है। ओ हीरो, ज्यादा ना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे, नरेंद्र जी चिढ़ते हुए कहा। क्या डैड, आपको पता नहीं मैं हीरो बन नहीं रहा हूँ, मैं हीरो ही हूँ, टंग आउट टंग आउट टंग आउट। वही आदित्य के ऐसे उल्टा जवाब सुनकर नरेंद्र जी गुस्से से अपना मुंह फुलाकर कुछ कहने ही वाले थे कि नीलम जी उन्हें आंखें 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 दिखाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, यहाँ सब ये सोचकर परेशान हैं कि हम गुड़िया को कैसे मनाएं और तुम अपने में ही लग गए। उनकी डांट सुनकर नरेंद्र जी ने कहा, ये बात तुम अपने इस निकम्मे बेटे को समझो। हु स्मर्क स्मर्क। चुप, अगर मैंने अब कोई आवाज सुनी तुम्हारे मुंह से तो 2 दिन तक तुम्हारा चॉकलेट खाना बंद कर दूंगी, समझे, नीलम जी धमकी देते हुए कहा। उनकी धमकी सुनकर नरेंद्र जी घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मेरी चॉकलेट मत छीनना। वही उनकी ऐसी हालत देखकर रोहन, शिखा और अर्नव हंस ग्रिन 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 रहे थे। नरेंद्र जी को बोलते देखकर नीलम जी उन्हें गुस्से से घूर एंग्री 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 कर देखती है तो नरेंद्र जी की बोलती बंद हो जाती है और बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उनके शांत होने के बाद नीलम जी मुड़कर देखती है तो उन्हें आदित्य और मेहर सामने नहीं दिखाई देते तो पूछती है, ये दोनों कहाँ चले गए अब। मैम तो तभी चली गई थी जब डैड ने बहस करना शुरू किया था, और उनको जाते देखकर आदित्य बॉस भी यहाँ से उनके पीछे चले गए। रोहन अपनी हंसी कंट्रोल कर उन सबको बताता है। रोहन की बात सुनकर वो समझ जाती कि मेहर कहाँ गई होगी, इसलिए वो भी उसी तरफ चली जाती है। नीलम जी को आरोही के रूम की तरफ जाते देखकर सब उनके पीछे चले जाते हैं। आरोही का कमरा। नरेंद्र जी और नीलम जी बहस करते देख और बाकी लोगों को उनकी बहस में इंटरेस्ट लेते देखकर मेहर वहां से निकलकर आरोही के कमरे की तरफ आ गई, क्योंकि वो अपनी एंजल को मानने के लिए ही दोपहर में घर आई थी। आप लोगों को याद हो गए, जब मेहर मीटिंग रूम में थी तो उससे एक कॉल आया था जिससे सुनकर वो तुरंत वहां से निकल गई थी। तो मैं आपको बता दूं, वो कॉल रोहन का था, जिसने मेहर को ये बताने के लिए किया था कि आरोही नाराज होकर अपने रूम में चली गई है और वो किसी से बात नहीं कर रही।
बस ये सुनान था कि मेहर तुरंत अपनी एंजल की नाराजगी दूर करने घर के लिए आदित्य के साथ घर आ गई। कमरे के बाहर आकर मेहर खड़ी होकर धीरे से खोलकर कमरे के अंदर आती है। उसके पीछे ही आदित्य भी अंदर आता है और वो दोनों देखते हैं आरोही बेड पर बैठी अपने बगल में बैठे छोटे से टाइगर से बातें करते हुए उन लोगों की शिकत कर रही थी। आरोही अपने टाइगर को देखकर कहा, लिटिल वन, तुम्हें पता है आज मम्मा ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा, इसलिए मैं मम्मा से गुच्छा हूँ, आज मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी, तुम भी मत करना, ठीक है? और हाँ, बाकी सब छह भी हैंडसम दादू, ब्यूटीफुल दादी, अलनब मामा, समीला बुआ, लोहान मामा, ओल्हा कुल डैडी भी पता, मैंने सब छह हेल्प मांगी थी लेकिन किसी ने ना मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए मैं सबसे गुच्छा हूँ, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। ये कहकर वो गुस्से अपना मुंह फुलाकर दोनों हाथ बांध लेती है। और लिटिल वन भी अपनी फ्रेंड की बात सुनकर दहाड़ता है, जैसे कह रहा हो कि किसने तुम्हारी हेल्प नहीं की, इसलिए मैं उन सब से गुस्सा हूँ और किसी बात भी नहीं करूंगा। लिटिल वन की दहाड़ सुनकर आरोही के छोटे से फेस पर स्माइल जाती है और वो स्माइल करते हुए प्यार से अपने नन्हे हाथों से उसका सर सहलते हुए कहा, लिटिल वन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी हर बात मानते हो। वो उस छोटे से टाइगर को समझते हुए बोली। वही अपनी एंजल की बात सुनकर मेहर को थोड़ा बुरा लगा कि उसने अपनी एंजल के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव किया, लेकिन वो क्या करती, वो नहीं चाहती कि आरोही उसकी तरह सीरियस बने। उसने अब्जॉर्ब किया है आरोही किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और उसके किंडरगार्टन की टीचर ने भी उसके बिहेवियर के बारे बताया था कि आरोही क्लास बिल्कुल शांत और अकेले बैठती, ना वो किसी बच्चे से बात करती और उसके ओरे की वजह से बच्चे उसके पास जाना पसंद नहीं करते। इसलिए मेहर कुणाल से कहकर आर्यन का यहाँ बुलाया और उसका एडमिशन उसकी क्लास में करवा दिया ताकि आर्यन आरोही से दोस्ती कर उसे सबके साथ दोस्ती करने में हेल्प करे। मेहर जानती है कि आर्यन कैसा है, इसलिए उसने आर्यन से मिलकर उसे आरोही से दोस्ती करने के कहा और उसके साथ बैठने के लिए, चाहे आरोही उसे कितना भी उससे वहां से हटाने के लिए कहे, लेकिन वो उसके साथ ही बैठे। अब आर्यन भला अपनी बुआ माँ की बात कैसे नहीं मानता, तो उसने मेहर की बात तुरंत मान ली थी और वैसे ही करता है, हमेशा आरोही के साथ बैठकर उससे बात करने की कोशिश करते रहता है और उसकी कोशिश का भी फल उसे कुछ हद तक मिला, क्योंकि अब आरोही कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके साथ अपनी सीट शेयर करने में। ये सब बात की बात है। अभी हम आते हैं स्टोरी। आरोही की स्माइल देखकर मेहर के फेस पर नरमी आ जाती है और उसे लगता है उसने बिल्कुल सही किया आरोही की आर्यन से दोस्ती कराकर, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस उसे नजर आ रहे हैं। आज आरोही उन सब की शिकत कर रही है और अपनी नाराजगी भी जाता रही है सबसे, बिल्कुल किसी नॉर्मल बच्चे की तरह, और ये देखकर मेहर अच्छा लग रहा था कि उनकी एंजल में बदलवा आ रहा है। आदित्य के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है अपनी प्रिंसेस की शिकायत सुनकर और उसके फूटे से चेहरे को देखकर, अपनी नन्ही सी जान को देखकर आदित्य और मेहर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी उनको कानों में शिखा की आवाज पड़ती है जो कह रही थी, और बिग ब्रो, आप बाद में भाभी के साथ रोमांस कर लेना, पहले डॉल को मानने का आइडिया तो सोचो, वरना हमारी डॉल ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहेगी। शिखा की बात सुनकर मेहर और आदित्य कुछ हड़बड़ा जाते हैं। आदित्य हल्के से शिखा के सर पर चपत लगाते हुए कहा, छोटी, आजकल तू कुछ ज्यादा बोलने लगी है, हम यहाँ कोई रोमांस नहीं कर रहे हैं, समझी? आह बिग ब्रो, शिखा अपना सिर सहलत हुए कहती है, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है मैं ज्यादा बोलने लगी हूँ। ये कहकर वो अपना मुंह बना लेती है। शिखा को बहस करते देखकर रोहन अपने मन बोला, हद है, अभी खुद ही उन्हें शिखा रही थी कि परी को मानने का आइडिया सोचो और अब खुद ने बहस छेड़ दी, पागल लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कह वो अपनी गर्दन नामे हिला देता है। तो कैसे मनाएंगे आरोही को सब लोग? अगर आप लोगों को कोई सॉन्ग पता हो तो मुझे बता दीजिए। जब कोई छोटा बच्चा रूठ जाता है तो ये ऐसा कौन सा सॉन्ग सुनकर उससे मनाया जा सकता? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग अगर किसी सॉन्ग पता हो तो। मेहर जानती है कि आर्यन कैसा है, इसलिए उसने आर्यन से मिलकर उसे आरोही से दोस्ती करने के कहा और उसके साथ बैठने के लिए, चाहे आरोही उसे कितना भी उससे वहां से हटाने के लिए कहे, लेकिन वो उसके साथ ही बैठे। अब आर्यन भला अपनी बुआ माँ की बात कैसे नहीं मानता, तो उसने मेहर की बात तुरंत मान ली थी और वैसे ही करता है, हमेशा आरोही के साथ बैठकर उसे बात करने की कोशिश करते रहता है और उसकी कोशिश का भी फल उसे कुछ हद तक मिला, क्योंकि अब आरोही कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके साथ अपनी सीट शेयर करने में। ये सब बात की बात है। अभी हम आते हैं स्टोरी। आरोही की स्माइल देखकर मेहर के फेस पर नरमी आ जाती है और उसे लगता है उसने बिल्कुल सही किया आरोही की आर्यन से दोस्ती कराकर, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस उसे नजर आ रहे हैं। आज आरोही उन सबकी शिकत कर रही है और अपनी नाराजगी भी जाता रही है सबसे, बिल्कुल किसी नॉर्मल बच्चे की तरह, और ये देखकर मेहर अच्छा लग रहा था कि उनकी एंजल में बदलवा आ रहा है। आदित्य के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है अपनी प्रिंसेस की शिकायत सुनकर और उसके फूटे से चेहरे को देखकर, अपनी नन्ही सी जान को देखकर आदित्य और मेहर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी उनको कानों में शिखा की आवाज पड़ती है जो कह रही थी,
और बिग ब्रो आप बाद में भाभी के साथ रोमांस कर लेना, पहले डॉल को मानने का आइडिया तो सोचो वरना हमारी डॉल ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहेगी। शिखा की बात सुनकर मेहर और आदित्य कुछ हड़बड़ा जाते हैं। आदित्य हल्के से शिखा के सर पर चपत लगाते हुए कहा, छोटी आजकल तू कुछ ज्यादा बोलने लगी है, हम यहाँ कोई रोमांस नहीं कर रहे हैं समझी। आह बिग ब्रो, शिखा अपना सिर सहलत हुए कहती है, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है मैं ज्यादा बोलने लगी हूँ। ये कहकर वो अपना मुंह बना लेती है। शिखा को बहस करते देखकर रोहन अपने मन बोला, हद है, अभी खुद ही उन्हें शिखा रही थी कि परी को मानने का आइडिया सोचो और अब खुद ने बहस छेड़ दी। पागल लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कह वो अपनी गर्दन नामे हिला देता है। तो कैसे मनाएंगे आरोही को सब लोग? अगर आप लोगों को कोई सॉन्ग पता हो तो मुझे बता दीजिए। जब कोई छोटा बच्चा रूठ जाता है तो ये ऐसा कौन सा सॉन्ग सुनकर उससे मनाया जा सकता। चैप्टर 57 आरोही का कमरा। आरोही के कानों में जैसे शिखा की आवाज पड़ती है तो अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखकर गुस्से अपना फेस दूसरी तरफ कर गुस्से कहा, आप छाप ये क्या कर रहे हो? उसके मुंह से ऐसे रखे शब्द सुनकर सबका चेहरा लटक जाता है और वो उम्मीद भरी नजरों से मेहर और आदित्य की तरफ देखते हैं। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर मेहर और आदित्य एक दूसरे देखकर आंखों में कुछ इशारा कर कुछ कहते हैं। उन दोनों को आंखों ही आंखों में इशारे करते देखकर शिखा आदित्य के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से कहा, बिग ब्रो, ये आप और भाभी क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। अपने ऊपर किसी हाथ महसूस कर आदित्य का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जैसे वो अपनी छोटी की बात सुनता है तो वो इशारे से शिखा को अपना कान पास लाने के लिए कहा। आदित्य का इशारा समझकर शिखा बिल्कुल उसके पास जाकर अपन चेहरा आगे कर देती है। आदित्य धीरे से उसके कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर शिखा के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है और वो एक स्टार्ट होकर कहा, वाओ बिग ब्रो, क्या प्लान बनाया है आप दोनों, इसे पक्का हमारी डॉल मान जाएगी। बाकी घर वाले जो आदित्य और शिखा को कॉन्फ्यूसी करते देखकर उन्हें ये जाने की क्यूरोसिटी होने लगी आखिर ऐसी कौन सी बात आदित्य ने शिखा को बताई जिसे सुनकर उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। सारी बात सुनने के बाद शिखा आदित्य को थम्स का इशारे करते हुए, बेस्ट ऑफ लक भाई। हाँ ठीक है, चल जा और जाकर सबको बता दे वरना सब हमें ऐसे घूर घूर फ्लस्ट कर मार देंगे, जरा देखो तो कैसे हमें देखे जा रहे हैं यू। इतना कहकर आदित्य आरोही और मेहर के पास जाकर आरोही के दूसरी साइड बैठ जाता है। मेहर आरोही से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, एंजल बच्चा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेहर की बात सुनकर आरोही गुस्से अपना मुंह फुलाए हुए अपने टाइगर को देखकर उससे कहा, लिटिल, आप मम्मा को बता दो कि आरू उन 6 गुच्छा है तो वो उन 6 बात नहीं कालेगी। आरोही की बात सुनकर वो टाइगर मेहर की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, मम्मा आपने सुना, मेरी सिस्टर आपसे गुच्छा है इसलिए वो आपसे बात नहीं कालेगी। और मैं भी। उसके ऐसे देखने से मेहर समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। दोनों को ऐसे गुस्सा देखकर आदित्य बात करने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिंसेस आप गुस्सा क्यों हो, आखिर मम्मा से? आदित्य की बात सुनकर आरोही फिर से अपने टाइगर को देखकर उसे कहा, लिटिल, आप डैडा से कहो कि अरु सिर्फ मम्मा से नहीं उनसे और सबसे गुच्छा है क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनता, सबने मुझे स्कूल भेजा। आरोही की बात सुनकर आदित्य टाइगर की तरफ देखता जो कि गुस्से से अपना मुंह फुलाए एटीट्यूड से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसका ऐसे एटीट्यूड दिखाते देखकर आदित्य उसे डांटते हुए कहता है, अरे ओ ऐसे क्या घूर रहा है, और हाँ एटीट्यूड जाकर किसी और को दिखा, मुझे नहीं समझा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आदित्य की डांट सुनकर टाइगर का चेहरा उतर जाता है और वो जाकर आरोही की गोद में अपना मुंह छुपा लेता है। आरोही जब देखती है कि आदित्य उसके लिटिल को डांट रहा है तो वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर आदित्य से कहा, डैडा आप ऐसे मेरे लिटिल को नहीं डांट सकते। एंग्री एंग्री इतना कहकर वो गुस्से से आदित्य को देखते हुए टाइगर का सर सहलाने लगती है। अपनी प्रिंसेस की डांट आदित्य को रिलीज होता है कि उसने आरोही को और गुस्सा दिला दिया। ये सोचकर वो अपना छोटा सा मुंह बनाकर मेहर को देखता है जैसे कह रहा हो, बेबी प्रिंसेस तो और गुस्सा हो गई, अब क्या करे। शिखा की बात सुनकर सभी वहां से जा ही रहे थे कि वो लोग देखते हैं कि आदित्य की बात सुनकर आरोही और गुस्सा हो गई है तो नरेन जी गुस्से से आदित्य को देखते हुए कहा, नालायक, जब देखो मुसीबत बढ़ने पर तुला रहता है। एक तो पहले से गुड़िया गुस्सा थी, इसने उसके लिटिल को डांट कर और गुस्सा कर दिया। मैं अभी बताता हूँ ऐसे जाकर। ये कहकर वो जैसे डोबरा कमरे में जाने वाले होते हैं कि नीलम जी उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा ही और हरकतें भी तुम्हारे जैसी हो गई है उसकी, तो उससे सुधारने से पहले खुद सुधार जाओ, चलो यहाँ से। मेहर है वो संभल लेंगी सब, हम लोगों बाकी चीज जाकर देखते हैं, समझे, चलो सब मेरे साथ। इतना कहाकर वो नरेन जी को घसीटे हुए अपने साथ ले जाती है और बाकी सब भी उनकी बात सुनकर उनके पीछे हाल में वापस आ जाते हैं। आदित्य का मुंह देखकर मेहर कुछ नहीं कहा और वो आदित्य को इग्नोर कर आरोही को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, एंजल बेटा मम्मा को माफ कर दो, अगली बार से मम्मा एंजल को उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं भेजेंगी।
मेहर की गोद में बैठने के बाद भी आरोही कोई रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप उसकी गोद में बैठकर मेहर की बात सुनती है तो मुड़कर मेहर के फेस देखने लगती है जैसे पूछना चाहती हो, सच्ची मम्मा आपने अभी जो कहा सच है। आरोही के एक्सप्रेशन देखकर मेहर समझ जाती है कि उसकी बेटी के दिमाग क्या चल रहा है, इसलिए वो प्यार से उसके गालों पर हाथ रख उसके फोरहेड पर एक छोटी सी किस थ्रोइंग किसेस करते हुए कहा, एंजल मम्मा बिल्कुल सच कह रही है, बस आप इस बार मम्मा को माफ कर दो। आदित्य जो कब से चुपचाप बैठा हुआ दोनों देखते हुए अपने मन में कहा, यार आदि देख तो तेरी कोई वैल्यू ही नहीं, जब भी ये दोनों माँ बेटी साथ में होते हैं तो तुझे भूल ही जाते हैं। और जरा देखो तो मेरी बेबी कैसे बार बार प्रिंसेस किस कर रही है, मुझे तो कभी भी ऐसे प्यार से बात नहीं करती और ना ही किस्सी देती है, तेरी तो कोई कदर ही नहीं। आदित्य को अपनी बेटी से जलन हो रही थी। मेहर को ऐसे आरोही को बार किस करते देखकर आदित्य की भी मन कर रहा था कि मेहर उसे भी किस करे, लेकिन ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेहर आदित्य के ऑफिस वाला कांड अपनी आंखों से जो देखा था, ग्रिन ग्रिन। दोबारा से मेहर को वही सब कहते सुनकर आरोही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुशी से चहकते हुए मेहर को हक कर उसके गाल पर किस कर कहा, मम्मा आरू बहुत हैप्पी है और उसने आपको माफ कर दिया। आरोही को गले लगाते देखकर मेहर भी उसे बाहों भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर कहा, थैंक यू एंजल, जो आपने मम्मा को माफ कर दिया। मैमा लव्स यू द मोस्ट माई एंजल। इतना कहकर मेहर आरोही का फेस अपने हाथों भरकर प्यार से उसके पूरे चेहरे को चूम लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर आदित्य के चेहरे पर हुई हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेहर को आरोही के छोटे से चेहरे को चूमते देखता है तो उसका मुंह डिसअपॉइंटेड बन जाता है। टाइगर जो अभी वही था, जब देखता है कि उसके डैड दुखी दिख रहे हैं तो धीरे से आदित्य के हाथों को चाटना स्टार्ट कर देता है। आदित्य जो मेहर और आरोही को देखने बिजी था, उसे कुछ अजीब सा फील होता है तो वो अपना सर झुका देखता है कि टाइगर उसके हाथों पर अपना फेस रगड़कर उसे चाट रहा है और उसका सलाइवा उसके हाथ को भिगो रहा है। आदित्य उसके इस एक्शन से समझ जाता है कि वो उससे क्या कहना चाहता है और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सेड नहीं हूँ तुम्हारी मम्मा और बहन को प्यार करते देखकर, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों मुझे से बहुत प्यार करते हैं। बस जब वो दोनों साथ हो तो सब कुछ भूल जाते हैं अपने आसपास का, और मुझे इसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है तो तुम चिंता मत करो। आदित्य की बात सुनकर टाइगर शांत होकर बैठ जाता है, जैसे वो आदित्य की बात समझ गया है। आरोही की बात सुनकर आदित्य टाइगर की तरफ देखता, जो कि गुस्से से अपना मुंह फुलाए एटीट्यूड से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसका ऐसे एटीट्यूड दिखाते देखकर आदित्य उसे डांटते हुए कहता है, अरे ओ ऐसे क्या घूर रहा है, और हाँ एटीट्यूड जाकर किसी और को दिखा, मुझे नहीं समझा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आदित्य की डांट सुनकर टाइगर का चेहरा उतर जाता है और वो जाकर आरोही की गोद में अपना मुंह छुपा लेता है। आरोही जब देखती है कि आदित्य उसके लिटिल को डांट रहा है तो वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर आदित्य से कहा, डैडा आप ऐसे मेरे लिटिल को नहीं डांट सकते, एंग्री एंग्री। इतना कहकर वो गुस्से से आदित्य को देखते हुए टाइगर का सर सहलाने लगती है। अपनी प्रिंसेस की डांट आदित्य को रिलीज होता है कि उसने आरोही को और गुस्सा दिला दिया। ये सोचकर वो अपना छोटा सा मुंह बनाकर मेहर को देखता है, जैसे कह रहा हो, बेबी प्रिंसेस तो और गुस्सा हो गई, अब क्या करे। शिखा की बात सुनकर सभी वहां से जा ही रहे थे कि वो लोग देखते हैं कि आदित्य की बात सुनकर आरोही और गुस्सा हो गई है तो नरेन जी गुस्से से आदित्य को देखते हुए कहा, नालायक, जब देखो मुसीबत बढ़ने पर तुला रहता है। एक तो पहले से गुड़िया गुस्सा थी, इसने उसके लिटिल को डांट कर और गुस्सा कर दिया। मैं अभी बताता हूँ ऐसे जाकर। ये कहकर वो जैसे डोबरा कमरे में जाने वाले होते हैं कि नीलम जी उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा ही और हरकतें भी तुम्हारे जैसी हो गई है उसकी, तो उससे सुधारने से पहले खुद सुधार जाओ, चलो यहाँ से। मेहर है वो संभल लेंगी सब, हम लोगों बाकी चीज जाकर देखते हैं, समझे, चलो सब मेरे साथ। इतना कहाकर वो नरेन जी को घसीटे हुए अपने साथ ले जाती है और बाकी सब भी उनकी बात सुनकर उनके पीछे हाल में वापस आ जाते हैं। आदित्य का मुंह देखकर मेहर कुछ नहीं कहा और वो आदित्य को इग्नोर कर आरोही को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, एंजल बेटा मम्मा को माफ कर दो, अगली बार से मम्मा एंजल को उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं भेजेंगी। मेहर की गोद में बैठने के बाद भी आरोही कोई रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप उसकी गोद में बैठकर मेहर की बात सुनती है तो मुड़कर मेहर के फेस देखने लगती है, जैसे पूछना चाहती हो, सच्ची मम्मा आपने अभी जो कहा सच है। आरोही के एक्सप्रेशन देखकर मेहर समझ जाती है कि उसकी बेटी के दिमाग क्या चल रहा है, इसलिए वो प्यार से उसके गालों पर हाथ रख उसके फोरहेड पर एक छोटी सी किस थ्रोइंग किसेस करते हुए कहा, एंजल मम्मा बिल्कुल सच कह रही है, बस आप इस बार मम्मा को माफ कर दो। आदित्य जो कब से चुपचाप बैठा हुआ दोनों देखते हुए अपने मन में कहा, यार आदि देख तो तेरी कोई वैल्यू ही नहीं, जब भी ये दोनों माँ बेटी साथ में होते हैं तो तुझे भूल ही जाते हैं। और जरा देखो तो मेरी बेबी कैसे बार बार प्रिंसेस किस कर रही है, मुझे तो कभी भी ऐसे प्यार से बात नहीं करती और ना ही किस्सी देती है, तेरी तो कोई कदर ही नहीं। आदित्य को अपनी बेटी से जलन हो रही थी।
मेहर को ऐसे आरोही को बार किस करते देखकर आदित्य की भी मन कर रहा था कि मेहर उसे भी किस करे, लेकिन ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेहर आदित्य के ऑफिस वाला कांड अपनी आंखों से जो देखा था। ग्रिन ग्रिन। दोबारा से मेहर को वही सब कहते सुनकर आरोही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुशी से चहकते हुए मेहर को हक कर उसके गाल पर किस कर कहा, मम्मा आरू बहुत हैप्पी है और उसने आपको माफ कर दिया। आरोही को गले लगाते देखकर मेहर भी उसे बाहों भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर कहा, थैंक यू एंजल जो आपने मम्मा को माफ कर दिया। मैमा लव्स यू द मोस्ट माई एंजल। इतना कहकर मेहर आरोही का फेस अपने हाथों भरकर प्यार से उसके पूरे चेहरे को चूम लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर आदित्य के चेहरे पर हुई हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेहर को आरोही के छोटे से चेहरे को चूमते देखता है तो उसका मुंह डिसअपॉइंटेड बन जाता है। टाइगर जो अभी वही था, जब देखता है कि उसके डैड दुखी दिख रहे हैं तो धीरे से आदित्य के हाथों को चाटना स्टार्ट कर देता है। आदित्य जो मेहर और आरोही को देखने बिजी था, उसे कुछ अजीब सा फील होता है तो वो अपना सर झुका देखता है कि टाइगर उसके हाथों पर अपना फेस रगड़कर उसे चाट रहा है और उसका सलाइवा उसके हाथ को भिगो रहा है। आदित्य उसके इस एक्शन से समझ जाता है कि वो उससे क्या कहना चाहता है और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं सेड नहीं हूँ तुम्हारी मम्मा और बहन को प्यार करते देखकर, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों मुझे से बहुत प्यार करते हैं। बस जब वो दोनों साथ हो तो सब कुछ भूल जाते हैं अपने आसपास का, और मुझे इसे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है तो तुम चिंता मत करो। आदित्य की बात सुनकर टाइगर शांत होकर बैठ जाता है, जैसे वो आदित्य की बात समझ गया है। चैप्टर 58 कारण को देखकर सुमन का लगा डर। आरोही की नाराजगी खत्म करने के बाद वो लोग इस रूम से निकलकर ऊपर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। ऊपर कमरे में पहुंचकर मेहर आरोही को फ्रेश करवाती है, फिर उसकी स्कूल ड्रेस चेंज कर उसे रेडी कर देती है। आरोही को रेडी करने के बाद मेहर खुद बाथरूम जाकर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आकर आरोही को अपनी गोद में उठाकर नीचे हॉल में आ जाती है लंच के लिए। डाइनिंग एरिया में पिलर के पीछे से झांकते हुए शिखा बार बार कुछ देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर आती मेहर पर पड़ती है और उसे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उन दोनों के डाइनिंग एरिया की तरफ आते देखकर शिखा वहां से सबके पास जाकर अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही मेहर वहां पूछती है तो उसके सामने आकर अर्नब अपना सर झुकाकर बोला, होशियार खबरदार, हमारे मेंशन और इस घर की रौनक और हम सबकी जान पधार रही है। अर्नव को ऐसे देखकर मेहर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं आप, और आप कब से डैड की तरह ये अजीब और गरीब हरकतें करने लगे हैं। अपनी बहन की बात सुनकर अर्नव अपना सर ऊपर कर कहता है, बच्चा ये सब में हमारी नन्ही सी गुड़िया के लिए है। ये कहकर वो बड़ी सी स्माइल ग्रिन 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 करने लगता है। वही अर्नव की बात खत्म होते ही नरेन जी मेहर को घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अजीब और गरीब हरकतें करता हूँ। वही डैड जो आप समझ रहे हैं। इतना कह मेहर एक टीजिंग स्माइल उन्हें देखकर करती है, जिसे देखकर वो अपना स्मक स्मक मुंह बनाकर बोले, हु खुद तो खड़ूस हो और चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाओ। डैड मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेहर उनकी बात का जवाब देते हुए कहा। वही नरेन जी को फिर से शुरू होते देखकर नीलम जी उनके पीठ पर घुसा मरते हुए कहा, तुम नहीं सुधार सकते हैं, लोग यहाँ पर गुड़िया को मानने के लिए खड़े हैं, ना कि तुम्हारी बहस देखने, तो अपनी जुबान बंद रखो समझे। उनकी डांट और गुस्सा खाने के बाद नरेन जी चुप होकर आरोही को देखते हैं, जो उन्हें ही अपनी आंखें छोटी कर देख रही थी। आरोही ऐसे खुद को घूरते देखकर मन में बोला, ये क्या किया तूने नरेन, देख तो ये नन्ही डेविल तुझे कैसे घूर रही है, जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्या जरूरत थी तुझे इसके सामने इस बड़ी डेविल से बहस करने की, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगी। नरेन जी तो ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं आरोही उन्हें काले पानी की सजा सुनाने वाली हो। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। नरेन जी को ऐसे एक टक आरोही को देखते उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते देखकर मेहर अपना सर नीचे कर जैसे ही आरोही को देखती है तो आरोही एकदम मासूम एक्सप्रेशन अपने फेस पर लाते हुए कहा, मम्मा ये हैंडसम दादू मुझे ऐसे क्यों घुल रहे हैं, मुझे डर लग रहा मम्मा, और डराने वाले एक्सप्रेशन लाकर मेहर के सीने से चिपक जाती है। उसे इतने जल्दी चेंज होते देखकर सब समझ जाते हैं कि पक्का आरोही नरेन जी की अच्छी बैंड बजने वाली, क्योंकि भाई उन्होंने उसके सामने उसकी मम्मा को खड़ूस जो कहा था, और सबको पता है आरोही अपनी माँ को लेकर कितनी पॉजिटिव है। कोई हो इसकी मम्मा के खिलाफ कुछ बोले उसे बर्दाश्त नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। ग्रिन ग्रिन। आरोही को ऐसे देखकर मेहर नरेन जी को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, डैड आप एंजल को घूरना बंद कीजिए वरना आपको आज पूरा गार्डन साफ करना पड़ेगा। मेहर की धमकी सुनकर नरेन जी डरते हुए खुद को इमेजिन करते गार्डन साफ करते हुए, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती डेविल मेहर। डैड मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर आपने दोबारा से एंजल को घूरा तो, मेहर स्ट्रिक्ट टोन के साथ कहा। वही नरेन जी हालत देखकर सब हंस रहे थे। ग्रिन ग्रिन अपना मुंह दबाकर उन पर
मेहर की स्ट्रिक्ट टोन और उसके एक्सप्रेशन देखकर नरेन जी आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा, वरना कहीं सच में उन्हें गर्दन साफ ना करना पड़ जाए। ग्रिन, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नरेन जी चुप होने के बाद मेहर सबकी तरफ देखकर कहा, और आप सब भी पहले लंच कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो करना करिए। इतना कहकर मेहर आरोही के लेकर चेयर पर बैठ जाती है, बाकी सब भी जाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उन सबके बैठने के बाद सर्वेंट आकर सबको लंच सर्व करने लगता है। सबको ऐसे शांत देखकर आदित्य का मुंह बनाते हुए खुद से कहा, कितना मजा आने वाला था बस कुछ देर में यार, लेकिन अब मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। चलो कोई ना, इतना तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर सकता हूँ। वही मेहर को आदित्य सारी बातें सुनाई दे रही थी और समझ भी रही थी जरूर, जो उसने कुछ देर पहले देखा वो आदित्य की हुई कोई नई शरारत है, जो सब ऐसे आरोही को ऐसे मानने के लिए खड़े हुए थे। कुछ देर में सर्वेंट सबको खाना सर्व कर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। लंच लगाने के बाद सब खाना स्टार्ट करते और मेहर आरोही को खिलाती है, फिर खुद खाती है। कुछ देर में सबका का लंच हो जाता है। खाने के बाद मेहर आरोही को हॉल में छोड़ते हुए उससे कहा, एंजल मम्मा को कुछ काम है तो वो स्टडी में जा रही है। ठीक है। मेहर की बात सुनकर आरोही किसी अच्छे बच्चे की तरह क्यूट सी स्माइल पास कर कहा, ओके मम्मा आप जाओ, मैं डेडा के साथ हूँ। उसकी स्माइल देखकर मेहर होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती और प्यार से उसके माथे चूम कर स्टडी में चली जाती है। मेहर अब ऑफिस नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो स्टडी जाकर बाकी का बचा हुआ काम करने के लिए जाती है। मेहर के जाने के बाद आरोही स्टाइल से सोफे पर अपना पैर चढ़ाकर बैठने के बाद वो अपना एक हाथ बढ़ाकर अपने लिटिल वन के सर को सेहालते उसे कहा, अब मैं दादू को मजा चकाऊंगी कि अरु की मम्मा को खड़ूस बोलने पर मैं उनकी क्या हालत करती हूँ। ये कह वो एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल करने लगती है। टाइगर भी उसकी बात सुनकर अपनी सहमति जताते हुए जोर से दहाड़ मरता है। उसकी दहाड़ सुनकर आरोही हंसते ओपन माउथ स्माइल ग्रिन ग्रिन हुए उसके सर को सहलने लगती है। वही दूसरी तरफ करण का घर। आदित्य की पिटाई के बाद करण बिल्कुल शांत होकर आदित्य के बारे में पट करने की कोशिश कर रहा था कि सच में उसकी याददाश्त वापस आ गई है या फिर नहीं, क्योंकि उस दिन आदित्य से मार खाकर उसे ऐसा लगा जैसे आदित्य जानबूझकर उसे धोया है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन इतने दिनों से पता लगाने की कोशिश करने के बाद करण को कुछ क्लियर पता नहीं चल पाया रहा था। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि आदित्य सबके सामने बस नाटक कर रहा है, और दूसरे ही पल उसकी हरकतें देखकर उससे लगता था नहीं, उसकी याद नहीं आती है। अगर वापस आ गई होती तो मेहर के साथ साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा चुका होता और वो बचा वाली हरकतें छोड़कर एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता, ना कि ऐसे। कारण बहुत कंफ्यूज था आदित्य के बारे सोचकर। वो गुस्से अपने सामने रखे फ्लो वास को उठाकर दीवार दे मारता है। जैसे ही वास दीवार पर लगा एक तेज आवाज के साथ टूटकर वही बिखर जाता है। किसी चीज की टूटने की आवाज सुनकर सुमन की नींद खुल जाती है और अपने शरीर पर चादर को अच्छे से लपेटकर उठ जाती है। सुमन देखती है कि फ्लो वास टूटकर कमरे में बिखरा पड़ा हुआ और करण परेशान सा अपना सर पकड़कर काउच पर बैठा हुआ है। उसे ऐसे देखकर सुमन अपनी जगह से उठकर उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रख उसे बुलाते हुए नाम लिया, करण बेबी क्या हुआ, तुम इतने परेशान और गुस्से में क्यों हो। सुमन की आवाज सुनकर करण अपना सर ऊपर उसकी तरफ देखता है। जैसे ही सुमन करण को देखती है तो अपने हो उसके कदम पीछे हो जाते डर से। करण की आंखें पूरी तरह से लाल और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे गुस्से में देखकर सुमन डर जाती है, क्योंकि उसे पता था करण जब गुस्से में होता है तो उससे कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर और वो किसी को भी चोट पहुंचा देता है अपने गुस्से में। उसे डर था कहीं करण उसे हट ना कर दे आने गुस्से में, इसलिए सुमन डर से अपने कदम पीछे ले रही थी। सुमन को कदम पीछे लेता देखकर करण सोफे से उठकर जैसे ही कदम बढ़ता है वो लड़खड़ा जाता है। उसे लड़खड़ाते देखकर सुमन समझ जाती है कि करण ड्रंक है, इसलिए वो वहां से जाने के लिए अपने कदम दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है। एक तो करण गुस्से में है और ऊपर से ड्रंक भी, तो पक्का कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करेगा और अपना गुस्सा उसी पर उतरेगा। इतना सुमन जानती थी करण को, इसलिए फिलहाल वहां से जाने में ही भलाई समझती है। जैसे सुमन दरवाजे के पास पहुंचकर उसका नॉब खोलने के घूमने वाली थी, कारण पीछे से आकर उसका हाथ मरोड़कर पीठ से लगा देता है। उसके ऐसा करने सुमन को दर्द से आह निकल जाती और आंखों में पानी आ जाता है। करण ने बहुत जोर से उसका हाथ मरोड़ा था। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर करण उसके करीब जाकर अपने होठ यूके कान के पास लेकर गुस्से से अपने दांत बिचते हुए कहा, बेबी कहाँ भाग रही हो ऐसे मुझे अकेला छोड़कर। इतना कह वो सुमन के कान पर काट देता है, जिससे सुमन को दर्द होता है और एक फिर वो दर्द से कराहती है। उसकी दर्द भरी आह सुनकर करण हंसते हुए पलटकर दरवाजे लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम तो इतने में दर्द से तपड़ रही हो, लेकिन अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। पनिशमेंट के बारे सुनकर सुमन की आंखों में डर उभर आता है, क्योंकि वो करण की आंखों में अपने लिए को इमोशन देख रही थी। वो उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। अभी 1 घंटे पहले ही वो लोग इंटीमेट हुए थे और अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि दोबारा से वो करण के साथ इंटीमेट हो सके।
सुमन ये सब अभी सोच ही रही थी, करण उसे खोया हुआ देखकर अपने होठों को उसके होठों पर रख बुरी तरह से काटते हुए किस करना शुरू कर देता है। उसके काटने से सुमन अपनी सोच से भर आकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ उसके सीने पर रख दूर करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसके ऐसा करने से करण का गुस्सा बढ़ जाता है और वो और बुरी तरह से उसे किस करने लगता है। आरोही को ऐसे देखकर मेहर नरेन जी को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, डैड आप एंजल को घूरना बंद कीजिए वरना आपको आज पूरा गार्डन साफ करना पड़ेगा। मेहर की धमकी सुनकर नरेन जी डरते हुए खुद को इमेजिन करते गार्डन साफ करते हुए, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती डेविल मेहर। डैड मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर आपने दोबारा से एंजल को घूरा तो मेहर स्ट्रिक्ट टोन के साथ कहा। वही नरेन जी हालत देखकर सब हंस रहे थे, ग्रिन ग्रिन अपना मुंह दबाकर उन पर। मेहर की स्ट्रिक्ट टोन और उसके एक्सप्रेशन देखकर नरेन जी आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा, वरना कहीं सच में उन्हें गर्दन साफ ना करना पड़ जाए। ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नरेन जी चुप होने के बाद मेहर सबकी तरफ देखकर कहा, और आप सब भी पहले लंच कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो करना करिए। इतना कहकर मेहर आरोही के लेकर चेयर पर बैठ जाती है, बाकी सब भी जाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उन सबके बैठने के बाद सर्वेंट आकर सबको लंच सर्व करने लगता है। सबको ऐसे शांत देखकर आदित्य का मुंह बनाते हुए खुद से कहा, कितना मजा आने वाला था बस कुछ देर में यार, लेकिन अब मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। चलो कोई ना, इतना तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर सकता हूँ। वही मेहर को आदित्य सारी बातें सुनाई दे रही थी और समझ भी रही थी जरूर, जो उसने कुछ देर पहले देखा वो आदित्य की हुई कोई नई शरारत है, जो सब ऐसे आरोही को ऐसे मानने के लिए खड़े हुए थे। कुछ देर में सर्वेंट सबको खाना सर्व कर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। लंच लगाने के बाद सब खाना स्टार्ट करते और मेहर आरोही को खिलाती है, फिर खुद खाती है। कुछ देर में सबका का लंच हो जाता है। खाने के बाद मेहर आरोही को हॉल में छोड़ते हुए उसे कहा, एंजल मम्मा को कुछ काम है तो वो स्टडी में जा रही है, ठीक है। मेहर की बात सुनकर आरोही किसी अच्छे बच्चे की तरह क्यूट सी स्माइल पास कर कहा, ओके मम्मा आप जाओ, मैं डेडा के साथ हूँ। उसकी स्माइल देखकर मेहर होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती और प्यार से उसके माथे चूम कर स्टडी में चली जाती है। मेहर अब ऑफिस नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो स्टडी जाकर बाकी का बचा हुआ काम करने के लिए जाती है। मेहर के जाने के बाद आरोही स्टाइल से सोफे पर अपना पैर चढ़ाकर बैठने के बाद वो अपना एक हाथ बढ़ाकर अपने लिटिल वन के सर को सेहालते उसे कहा, अब मैं दादू को मजा चकाऊंगी कि अरु की मम्मा को खडूस बोलने पर मैं उनकी क्या हालत करती हूँ। ये कह वो एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल करने लगती है। टाइगर भी उसकी बात सुनकर अपनी सहमति जताते हुए जोर से दहाड़ मरता है। उसकी दहाड़ सुनकर आरोही हंसते ओपन माउथ स्माइल ग्रिन ग्रिन हुए उसके सर को सहलने लगती है। वही दूसरी तरफ करण का घर। आदित्य की पिटाई के बाद करण बिल्कुल शांत होकर आदित्य के बारे में पट करने की कोशिश कर रहा था कि सच में उसकी याददाश्त वापस आ गई है या फिर नहीं, क्योंकि उस दिन आदित्य से मार खाकर उसे ऐसा लगा जैसे आदित्य जानबूझकर उसे धोया है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन इतने दिनों से पता लगाने की कोशिश करने के बाद करण को कुछ क्लियर पता नहीं चल पाया रहा था। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि आदित्य सबके सामने बस नाटक कर रहा है और दूसरे ही पल उसकी हरकतें देखकर उससे लगता था, नहीं उसकी याद नहीं आती है, अगर वापस आ गई होती तो मेहर के साथ साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा चुका होता और वो बचा वाली हरकतें छोड़कर एक मेच्योर पसंद की तरह बिहेव करता, ना कि ऐसे। कारण बहुत कंफ्यूज था आदित्य के बारे सोचकर। वो गुस्से अपने सामने रखे फ्लो वास को उठाकर दीवार दे मारता है। जैसे ही वास दीवार पर लगा एक तेज आवाज की साथ टूटकर वही बिखर जाता है। किसी चीज की टूटने की आवाज सुनकर सुमन की नींद खुल जाती है और अपने शरीर पर चादर को अच्छे से लपेटकर उठ जाती है। सुमन देखती है कि फ्लो वास टूटकर कमरे में बिखरा पड़ा हुआ और करण परेशान सा अपना सर पकड़कर काउच पर बैठा हुआ है। उसे ऐसे देखकर सुमन अपनी जगह से उठकर उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रख उसे बुलाते हुए नाम लिया, करण बेबी क्या हुआ, तुम इतने परेशान और गुस्से में क्यों हो। सुमन की आवाज सुनकर करण अपना सर ऊपर उसकी तरफ देखता है। जैसे ही सुमन करण को देखती है तो अपने हो उसके कदम पीछे हो जाते डर से। करण की आंखें पूरी तरह से लाल और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे गुस्से में देखकर सुमन डर जाती है, क्योंकि उसे पता था करण जब गुस्से में होता है तो उससे कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर और वो किसी को भी चोट पहुंचा देता है अपने गुस्से में। उसे डर था कहीं करण उसे हट ना कर दे आने गुस्से में, इसलिए सुमन डर से अपने कदम पीछे ले रही थी। सुमन को कदम पीछे लेता देखकर करण सोफे से उठकर जैसे ही कदम बढ़ता है वो लड़खड़ा जाता है। उसे लड़खड़ाते देखकर सुमन समझ जाती है कि करण ड्रंक है, इसलिए वो वहां से जाने के लिए अपने कदम दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है। एक तो करण गुस्से में है और ऊपर से ड्रंक भी, तो पक्का कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करेगा और अपना गुस्सा उसी पर उतरेगा, इतना सुमन जानती थी करण को, इसलिए फिलहाल वहां से जाने में ही भलाई समझती है। जैसे सुमन दरवाजे के पास पहुंचकर उसका नॉब खोलने के घूमने वाली थी, कारण पीछे से आकर उसका हाथ मरोड़कर पीठ से लगा देता है।
उसके ऐसा करने सुमन को दर्द से आह निकल जाती और आंखों में पानी आ जाता है। करण ने बहुत जोर से उसका हाथ मरोड़ा था। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर करण उसके करीब जाकर अपने होठ यू के कान के पास लेकर गुस्से से अपने दांत बिचते हुए कहा, बेबी कहाँ भाग रही हो, ऐसे मुझे अकेला छोड़कर। इतना कह वो सुमन के कान पर काट देता है, जिससे सुमन को दर्द होता है और एक फिर वो दर्द से कराहती है। उसकी दर्द भरी आह सुनकर करण हंसते हुए पलटकर दरवाजे लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम तो इतने में दर्द से तपड़ रही हो, लेकिन अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। पनिशमेंट के बारे सुनकर सुमन की आंखों में डर उभर आता है, क्योंकि वो करण की आंखों में अपने लिए को इमोशन देख रही थी। वो उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। अभी 1 घंटे पहले ही वो लोग इंटीमेट हुए थे और अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि दोबारा से वो करण के साथ इंटीमेट हो सके। सुमन ये सब अभी सोच ही रही थी। करण उसे खोया हुआ देखकर अपने होठों को उसके होठों पर रख बुरी तरह से काटते हुए किस करना शुरू कर देता है। उसके काटने से सुमन अपनी सोच से भर आकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ उसके सीने पर रख दूर करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। चैप्टर 59। शाम का टाइम। नरेन जी और नीता जी हाल में बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे। शिखा अपना फोन चला रही थी। आरोही अपने लिटिल टाइगर के साथ वही हाल में खेल रही थी। वही आदित्य बार ऊपर की तरफ देख रहा था। उसे ऐसे बार बार ऊपर देखते देखकर नरेन जी कहते हैं, ओ साहबजादे ये क्या तुम ऊपर देख रहे हो। उनकी बात सुनकर आदित्य उन्हें इग्नोर कर देता है। आदित्य जब से मेहर के बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन मेहर तो आ ही नहीं रही थी और ये देखकर आदित्य पहले से ही परेशान था। ऊपर से नरेन जी की ऐसी बातें जिससे उसका दिमाग और खराब हो रहा था। फिलहाल वो उनसे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए उन्हें इग्नोर कर वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि अब उसे और रहा नहीं जा रहा था। अपने बेबी से बात किए बगैर वो जितने जल्दी हो सके इतने जल्दी अपनी बेबी को माना कर उसके साथ बातें करना चाहता था। वही खुद को ऐसे इग्नोर होता देखकर नरेन जी आदित्य पर गुस्सा लुक ऑफ ट्रायम्फ करते हुए बोले, अरे ओह नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। अब आना मेरे पास, तब तुम्हें बताऊंगा। उन्हें ऐसे गुस्से से चिल्लाते देखकर शिखा उनका मजाक उड़ते हुए कहा, डैड आप किसे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई नहीं देख रहा जो आपकी बात सुन रहा हो। इतना कहकर शिखा हंसने लगती है। ग्रिन 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 ओपन माउथ स्माइल। शिखा को ऐसे खुद का मजाक उड़ते देखकर चिढ़ जाते हैं और वो गुस्से से शिखा को घूरते एंग्री कहा, चुप हो जाओ नालायक लड़की, अपने बाप का मजाक उड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें। लेकिन उनके घूरने और बातों का हमारी शिखा पर कोई असर नहीं होता है। वो फिर भी उन पर हंस टीयर्स ऑफ जॉय रही थी, जिससे देखकर वो और चिढ़ गए। उन दोनों को देखकर आरोही भी अपने टाइगर के साथ वहां से गार्डन में चली जाती खेलने के लिए, उन्हें वैसे ही छोड़कर। आदित्य स्टडी के बाहर पहुंचकर झटके से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। इतनी तेज आवाज सुनकर मेहर का ध्यान अपने लैपटॉप से हटकर उस तरफ चला जाता है। मेहर गुस्से से अपना सर उठाकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है तो उसका गुस्सा तुरंत छूमंतर हो जाता है अपने प्यारे हब्बी को देखकर। लेकिन ये क्या, आदित्य के फेस के एक्सप्रेशन मेहर को कुछ ठीक नहीं लगाते, जिससे देखकर वो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। आदित्य आकर मेहर के पास खड़ा जाता है और उसे दरवाजे की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए देखकर समझ जाता है कि उसकी बेबी का ध्यान नहीं उस पर, इसलिए वो बिना मेहर कोई मौका दिए उसका हाथ पकड़कर चेयर से खड़ा कर गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। वही लैपटॉप में मौजूद लोगों की हैरानी डिजी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो सोच रहे थे कौन है ये इंसान जो उनकी बॉस को उनकी मीटिंग से उठकर ले गया और उनकी बॉस ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। दरअसल मेहर आदित्य के आने से पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही थी अपने कंपनी के कुछ मेंबर्स के साथ उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे। वही रोहन तो उस इंसान की ऐसी हरकत देखकर खुद हैरान रह गया। मतलब हद है, कौन ऐसे किसी को उसकी मीटिंग से उठकर ले जाता है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आदित्य और मेहर तो कब का वहां से जा चुके। इसलिए वो खुद को संभाल कर मीटिंग में मौजूद सबकी तरफ देखता है, जो अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने शॉक और हैरानी एस्टोनिश्ड फेस वियरी कैट फेस के मारे बुत बने बैठे देखकर सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहा, सॉरी एवरीवन, लेकिन अब हम आगे की डिस्कशन कल कंपनी में करेंगे। इतना इन्फॉर्म कर वो जल्दी से मीटिंग लीव कर देता है। उसे अच्छे से पता था जैसे वो लोग अपने होश में आएंगे वो लोग उस पर सवालों की झाड़ी दाग देंगे और जिनका जवाब वो उन्हें नहीं दे सकता बिना मेहर की परमिशन। मीटिंग लीव करने के बाद रोहन फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहा, कंफाउंडेड फेस, पता नहीं मेहर ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो इसे शादी कर ली। हमेशा किसी ना किसी के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। एलिवेटर से बाहर आकर आदित्य जल्दी से मेहर को लेकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही हाल में बैठे नरेन जी और शिखा हैरानी से आदित्य को इतने जल्दी में जाते देख रहे थे जैसे पता नहीं आदित्य की कौन सी ट्रेन छूटने वाली हो। शिखा जल्दी से अपनी हैरानी छुपाते हुए आदित्य को पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, बिग ब्रो आपने भाभस को गोद में क्यों उठा रखा है और इतने जल्दी में क्यों जा रहे हो। फिर कुछ सोचकर आगे कहा, कहीं भाभस को चोट तो नहीं लग गई।
मेहर को चोट लगने की बात सुनकर नरेन जी अपनी जगह से खड़े होते फिक्र से कहा, क्या हमारी प्रिंसेस को चोट लग गई है? वही उन लोगों की बातें सुनकर आदित्य मुड़कर घूरते हुए उन दोनों को देखकर बोला, चुप करिए, आप दोनों, बेबी को कोई चोट नहीं लगी है। उसकी बात सुनकर नरेन जी रिलैक्स होकर पूछते हैं, तो फिर तुमने डेविल मेहर को अपनी गोद में क्यों उठा रखा है? मेहर जो खुद हैरान थी आदित्य को इस तरह अचानक उठाकर लाने से, नरेन जी की तेज आवाज सुनकर वो अपने होश में आकर आदित्य के फेस को देखने लगती है। मेहर खुद जानना चाहती थी आदित्य अचानक उसे बीच मीटिंग उठाकर लाने की वजह, इसलिए वो उसके जवाब जानने के लिए आदित्य चेहरे की तरफ एकटक देख रही थी। उनका सवाल सुनकर आदित्य ने कहा, मैं और बेबी आज घर नहीं आने वाले, तो आप लोग प्रिंसेस का अच्छे ध्यान रखना, और हाँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जहाँ भी रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कहने के बाद आदित्य वहां से निकल जाता है। आदित्य जवाब सुनकर शिखा और नरेन जी हैरानी एस्टोनिश्ड फेस से उसे जाते हुए देख जा रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पूछा क्या था और जवाब क्या मिला। आदित्य का जवाब सुनकर सिर्फ ये दोनों ही नहीं, कोई और भी हैरानी था, और वो और कोई नहीं, हमारी मेहर थी, जो अपने हब्बी को ऐसे बात करते देखकर हैरानी से उसे देख रही थी। उसे तो ये तक पता नहीं चला कि आदित्य उसे पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेहर ऐसे देखकर आदित्य उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के पुकारा, बेबी, लेकिन उसके बुलाने का मेहर पर कोई असर ना होता देखकर आदित्य को गुस्सा आ गया, इसलिए वो मेहर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे कोई मौका दिए बगैर अपने होठ उसके होठ पर रख किस करने लगा। आदित्य उसे पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। अचानक खिंचे जाने से मेहर अपने सेंस में जाती है, लेकिन आदित्य सडन एक्शन से उसकी आंखें फिर से बड़ी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं रहा था कि हब्बी को हो क्या गया है जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअली उस इंसिडेंट के बाद से ही मेहर से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। अपनी बेबी से इतने टाइम से दूर रहने की वजह आदित्य पहले ही फ्रस्ट्रेट था, और ऊपर से अपने डैड और बहन की बातें सुनकर उसका पर हाई हो गया था। उसके बाद मेहर का यूज्ड की तरह रहने से आदित्य को गुस्सा आ गया और वो उसे किस करने लगा। करीब 10 मिनट की किस के बाद आदित्य मेहर के होठों को छोड़ दिया। मेहर को छोड़ने के बाद आदित्य अपनी गुस्से से लाल हो रखी आंखों से मेहर को घूरते हुए कहा, बेबी, जब भी मैं आपके साथ हूँ आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा और आपको पनिशमेंट भी दूंगा। वही आदित्य की लाल आंखों देखकर मेहर समझ गई कि आदित्य अभी गुस्से में है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल कर बोली, ओके हब्बी, आगे से ध्यान रखूंगी। मेहर की बात सुनकर आदित्य मेहर को अपनी गोद से उतरकर उसे वापस सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, बेबी, आज मैं आपको डेट पर लेकर जा रहा ही, और आपको पता है बेबी, मैंने ना आज ही ऑफिस से एक मूवी देखी थी जिसमें मैंने देखा हीरो अपनी वाइफ को डेट पर लेकर गया था और वहां जाकर उसकी वाइफ बहुत खुश थी। इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी आपको डेट पर लेकर जाऊंगा तो तुम भी हैप्पी हो जाओगी बेबी। इतनी देर में सीट बेल्ट भी लग गया था। सीट बेल्ट लगाने के बाद आदित्य अपना सर ऊपर मेहर की आंखों देखने लगता है मासूमियत से। वही आदित्य को ऐसे देखकर मेहर की धड़कनें बढ़ जाती है और वो उसकी आंखों की मासूमियत में खोने लगती है। मेहर को खुद की आंखों में डूबते देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ जाती है जो उसे और हैंडसम बना रही थी। आदित्य अपनी सीट पर बैठकर खुद सीट बेल्ट लगा मेहर की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, बेबी, कहाँ खो गई, जल्दी बताओ कैसे लगा तुम्हें मेरा आइडिया, और ये कहकर वो कार स्टार्ट कर मेंशन से निकल जाता है। मेहर जो आदित्य की मासूमियत खोकर उसे देखने बिजी थी, वो आदित्य के हाथ हिलाने से और उसकी आवाज सुनकर अपना चेहरा कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। वही अंदर उन दोनों के जाने के नरेन जी गुस्से पाउटिंग से उबलते हुए, ये नालायक लड़का कैसे मुझे जवाब देके गया, मैंने पूछा कुछ था और बताया कुछ और ही, आने अच्छे से खबर लूंगा मैं उसकी। नरेन जी को गुस्से में देखकर शिखा कहती है, डैड बस भी कीजिए ये फालतू का गुस्सा, बिग ब्रो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें आप ही का नुकसान होगा। शिखा की बात सुनकर वो उसकी तरफ अपनी आईब्रो उठाकर देखते हैं जैसे पूछ रहे हो इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। उनके ऐसे देखने शिखा उनका सवाल जैसे समझती है तो वो उसका जवाब देते हुए कहा, डैड, अगर आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो आपके हैंडसम फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे और आप बुरे लगाने लगोगे। इतना कह वो नरेन जी के एक्सप्रेशन देख अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है, क्योंकि शिखा की बात सुनते ही नरेन जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ और उनका गुस्सा तो जैसे गायब ही गया था। वही आदित्य को ऐसे देखकर मेहर की धड़कनें बढ़ जाती है और वो उसकी आंखों की मासूमियत में खोने लगती है। मेहर को खुद की आंखों में डूबते देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ जाती है जो उसे और हैंडसम बना रही थी। आदित्य अपनी सीट पर बैठकर खुद सीट बेल्ट लगा मेहर की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, बेबी, कहाँ खो गई, जल्दी बताओ कैसे लगा तुम्हें मेरा आइडिया, और ये कहकर वो कार स्टार्ट कर मेंशन से निकल जाता है। मेहर जो आदित्य की मासूमियत खोकर उसे देखने बिजी थी, वो आदित्य के हाथ हिलाने से और उसकी आवाज सुनकर अपना चेहरा कार की विंडो से बाहर देखने लगती है।
वही अंदर उन दोनों के जाने के नरेन जी गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से उबलते हुए, ये नालायक लड़का कैसे मुझे जवाब देके गया, मैंने पूछा कुछ था और बताया कुछ और ही, आने अच्छे से खबर लूंगा मैं उसकी। नरेन जी को गुस्से में देखकर शिखा कहती है, डैड बस भी कीजिए ये फालतू का गुस्सा, बिग ब्रो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें आप ही का नुकसान होगा। शिखा की बात सुनकर वो उसकी तरफ अपनी आईब्रो उठाकर देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। उनके ऐसे देखने शिखा उनका सवाल जैसे समझती है तो वो उसका जवाब देते हुए कहा, डैड अगर आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो आपके हैंडसम फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे और आप बुरे लगाने लगोगे। इतना कह वो नरेन जी के एक्सप्रेशन देख अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है, क्योंकि शिखा की बात सुनते ही नरेन जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ और उनका गुस्सा तो जैसे गायब ही गया था। चैप्टर 60 कुणाल का गुस्सा। रात के 8 बजे कुणाल इस समय अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर अभी कुछ काम कर रहा था। इस वक्त भी कुणाल के फेस पर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन थे, उसकी हाथ उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही थी। कुछ देर की शांति के बाद पूरे केबिन में कुणाल की तेज और गुस्से भरी आवाज से केबिन की शांति टूट जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने हमारे डिजाइन को चुराने की कोशिश की, कुणाल ने दहाड़ते हुए कहा। बॉस मैंने पता करने के लिए कहा है, बहुत जल्द हमें उसके बारे पता चल जाएगा जिसने कंपनी के साथ धोखा करने की कोशिश की है, डरते हुए कुणाल के पीए मान ने कहा। तुम लोग रहने दो, मैं खुद पता कर लूंगा। ये कहकर कुणाल फोकस से कोई कोडिंग लैपटॉप पर करने लगता है। कुणाल के इतना गुस्से करने की वजह ये थी कि आज शाम को किसी ने उसके नए डिजाइनर्स को चुराने की कोशिश की, जो कुछ दिनों में कुणाल आने वाले फैशन वीक में लॉन्च करने वाला था। इतने महीनों की मेहनत को कोई चुराएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा, और फिर यहाँ बात सिर्फ उसके अकेले की मेहनत की नहीं, उसके वर्क्स की मेहनत की भी थी। कुणाल भले ही काम एक्सप्रेशन अपने फेस पर शो करता हो, लेकिन कोई उसकी या फिर उससे जुड़े लोगों को परेशान करे तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुणाल सिर्फ फैशन ड्रेजिंगर ही नहीं था, इसके अलावा वो हैकिंग करना भी जानता हाथ और दुनिया के बेस्ट हैकर्स में से एक था। और इसकी इस पहचान के बारे सिर्फ उसका असिस्टेंट मान, मेहर और कुछ लोग ही जानते थे। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें बेंगलो भेज दूंगा, अपने असिस्टेंट को गुस्से से धमकी देते हुए कहा। मान उसकी बात सुनकर भी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं, वो किसी ढीठ इंसान की तरह अपनी जगह जम रहा। टंग आउट। उसे इस देखकर कुणाल गुस्सा बढ़ गया और उसने अपनी टेबल से पेन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से या फिर तुम बेहरे हो गए हो। एंग्री पाउटिंग गुस्से से कुणाल बरसते हुए बोला। अपनी तरफ पेन को आता देखकर मान थोड़ा सा झुका गया और उस पेन के हमले से बच गया। खुद को बचाने के बाद मान सीधे खड़े होकर बोला, सॉरी बॉस, लेकिन मैं आपको इतनी रात में ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके इतना कहने के बाद केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। कुछ देर की शांति के बाद एक जोरदार आवाज के साथ वो सन्नाटा खत्म हो गया। मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है कि तुम मुझे रात में अकेला नहीं छोड़ सकते, बेवकूफ आदमी। वही दूसरी तरफ लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद आदित्य मेहर को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सार्थक ने उनकी पहली डेट का इंतजाम किया था। आदित्य कार को पार्क करता है, इसके बाद खुद कार से बाहर निकलकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर मेहर को कार से बाहर निकाला। मेहर जैसे कार से बाहर आकर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि था इतना सुंदर। ये जगह शहर से दूर बिल्कुल शांत सी है, हर जगह लाइट्स और फ्लावर्स बहुत ही सुंदर और एलिगेंट तरीके से सजा गया था। जो देखे तो बस उस डेकोरेशन की तारीफ करने से खुद को रोक ना पाए, इतना खूबसूरत था सब। यहाँ जगह आदित्य और उसके दोस्त ने मिलकर ली थी। उसके एक्सीडेंट से पहले इस जगह के बारे सिर्फ 4 लोगों को पता था, आदित्य को, उसके दोस्त और उसकी वाइफ और सार्थक को। उस पूरे जगह पर सिर्फ एक ही घर दिखाई दे रहा था, वहां दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण था जो किसके भी बेचैन मन को शांत कर दे, जो आदित्य के हिसाब से बिल्कुल सही जगह थी। मेहर को इतने ध्यान से जगह को देखते हुए पाकर आदित्य उम्मीद भरी आंखों से पूछा, बेबी क्या आपको ये जगह पसंद और ये सब पसंद आया? हाँ हब्बी, मुझे ये सब बहुत सुंदर लगा और ये जगह भी बहुत पसंद आई, यहाँ कितना सुकून है, मेहर आदित्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा। असल में आदित्य थोड़ा नर्वस था कि पता नहीं मेहर को ये सब पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन उसका जवाब सुनकर उसे तसल्ली हुई कि चलो मेहर को ये सब अच्छा लगा। बेबी अंदर चलो, आदित्य मेहर का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। अंदर आकर आदित्य मेहर को हॉल के बीचों बीच लेकर आता है, जहां एक राउंड शेप की टेबल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। टेबल पर एक रेड और व्हाइट रोजेस का बुके, कुछ कैंडल्स भी जल रहे और 2 चेयर्स भी लगाए गए थे, बिल्कुल रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के जैसे। टेबल के पास पहुंचकर आदित्य चेयर निकलकर मेहर को बैठने के लिए ऑफर कहा, बेबी बैठो। मेहर जो यहाँ आकर कुछ सोच रही थी, वो आदित्य की आवाज सुनकर चेयर पर बैठ जाती है। मेहर को बिठाने के बाद आदित्य भी आकर मेहर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया।
बैठने के बाद आदित्य 2 बार क्लैप करता है तो सर्वेंट्स आकर उन दोनों को डिनर सर्व उस घर से निकल जाते हैं। डिनर सर्व होने के बाद दोनों अपना कैंडल लाइट डिनर खाना शुरू करते हैं। मेहर ये सब बहुत गौर से देखते आदि को देखते हुए उसके शाम से लेकर अभी तक के लिए गए बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। वही आदित्य मेहर की सोच से अनजान अपना डिनर करने में मस्त था। डिनर करने के बाद आदित्य मेहर से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मेहर उसी ओर देखते हुए खुद से मन ही मन कहा, हब्बी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कोई और हो जिसके बारे में हम सब नहीं जानते और आप उसी चीज के बारे छुपाने के लिए अभी अपनी मेमोरी जाने का नाटक कर रहे हैं जबकि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या है जो आप हम सब से छुपाना चाहते और क्यों। मेहर ये सब अपने मन में कह ही रही होती कि एक स्पॉटलाइट आकर उस पर पड़ती है और इसी के साथ एक हल्की सी म्यूजिक धुन सुनाई देती है। उस धुन को सुनकर मेहर अपने ख्यालों से बाहर आकर देखती है तो हॉल में हल्की रोशनी में आदित्य के स्टैंड चेयर पर बैठा हुआ गिटार बजाते हुए गुनगुनाते हुए गाना शुरू करता है। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दू बदन होन जुदा, मेरी होके हमेशा हाई रहना, कभी ना कहना अलविदा। आदित्य गाते हुए गिटार को टेबल से टिका देता है और खुद खड़ा होकर मेहर की तरफ बढ़ते हुए आगे गाता है। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम हाय आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा हाय रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेहर के पास पहुंचकर आदित्य मेहर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल अपने करीब खींच मेहर को फेस देखते आगे की लाइंस गाता है। मेरी होके हमेशा हाय रहना, कभी ना कहना अलविदा। हा 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 हा। ओ करण का घर। सुमन जमीन पर बेहोश पड़े करण को देखते हुए गुस्से से उसे देखते हुए कहा, आज तुमने मेरे साथ जो करने की कोशिश की है उसके लिए मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ मजबूर हूँ। क्योंकि तुम मेरे वो हो जिसके जरिए मैं उस आदित्य और मेहर को बर्बाद कर सकती हूँ। बस इसलिए मैं तुम्हें इतने सालों से झेल रही हूँ वरना मैं तुम्हें की तुम्हारी औकात क्या है। चैप्टर 61। तुम मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो समझे, सुमन अपने पैर से करण को किक करते हुए कहा। इतना कह सुमन उठकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर में चेंज कर सुमन बाथरूम से बाहर आती है और खुद को अच्छे से तैयार होने के बाद सुमन पलटकर अपनी घिन भरी आंखों से बेहोश पड़े करण को घूरते हुए वहां से चली जाती है। राजवंश मैंशन में रोहन, शिखा, नरेन जी और नीता जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना डिनर कर रहे थे। अर्नब और समीरा एक बिजनेस पार्टी में गए थे और आरोही को नीता जी ने खाना खिलाकर सुला दिया था। मॉम डैड मुझे शादी करनी है, अचानक शिखा ने कहा। वही शिखा की बात सुनकर नरेन जी जोर से चीखते हुए कहा, क्या। नीलम जी के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट एक टन की आवाज के साथ जा गिरी और वही रोहन का खाना उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। रोहन अपनी आंखें बड़ी किए शिखा को देखते हुए बस खांस रहा था। वही शिखा सबका ऐसा शॉकन रिएक्शन देखकर कहा, क्या हुआ आप सब मेरी बात सुनकर इतना शॉक क्यों हो रहे हैं। इतना कह वो रोहन को पानी ग्लास देते हुए कहा, इसे पी लो तुम्हारा गले अटका खाना निकल जाएगा। शिखा की बात सुन नीलम जी होश में आकर गुस्से से बोली, अरे ओ बेशर्म लड़की, कौन सी लड़की होगी जो ऐसे अपने माँ बाप से कहती है कि उसे शादी करनी है। मॉम आप किस जमाने में जी रही है और मुझे नहीं जानना कौन करता है कौन नहीं, शिखा चिढ़ते हुए बोली। बेशर्म लड़की तुम्हारे कहने क्या मतलब कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नीलम जी गुस्सा करते हुए कहा। उन दोनों माँ बेटी की नोक-झोंक देखकर अपना मुंह छुपाए हंस रहे थे और रोहन तो बस किसी स्ट्यूए की तरह अपने हाथ में ग्लास पकड़े हुए बैठा था। बेचारा शिखा की शादी की बात सुनकर इतना ज्यादा शॉक एस्टोनिश्ड फेस हो गया कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे उनकी नजर अपना मुंह छुपाए हंस रहे नरेन जी पर पड़ी तो गुस्से से उनके पीटते हुए कहा, आपको बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर। अपने डैड को मार खाते देखकर शिखा वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। वो वहां से नहीं जाती तो पक्का नीलम जी उसे मरना शुरू कर देती है। वो सोचती ये बात मैं कर लूंगी बाद में, इसलिए वो आराम से दबे पाव अपनी खाने की प्लेट उठाकर वहां से चली जाती है। नीलम जी की मार पड़ते ही नरेन जी दर्द से करहाते हुए कहा, आह आह जान दर्द हो रहा है, प्लीज मरना बंद करो। और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था शिखा से कि वो अपनी शादी की बात करे। नरेन जी की तेज आवाज सुनकर रोहन अपने होश में आकर वो देखता नीलम जी नरेन जी मार रही है और शिखा वहां से चली गई है तो वो भी वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया खाना छोड़कर। शिखा की बात सुनकर रोहन का अब बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का। सुबह का वक्त, खिड़की से आती धूप सीधे आदित्य के हैंडसम से फेस पर पड़ रही थी। धूप पड़ने की वजह से आदित्य कशमाशते हुए करवट बदल लेता है। आदित्य के हिलने डुलने से मेहर की आंख खुल जाती है। आंख खुलते उसके फेस के बिल्कुल पास आदित्य का मासूम चेहरा देखकर मेहर उसे देखने लगती है। हबी आपकी ये मासूमियत देख मेरा मन करता है कि आपको मैं कहीं बाहर ना जाने दूं, बस अपने पास रखूं ताकि कोई भी आपको मुझे से दूर ना कर सके।
मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपसे और हमारी एंजल से कितना प्यार करती हूँ, आप दोनों मेरा वजूद हो, अगर आप दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। हब्बी प्लीज अब आप फिर से बदल मत जाना, क्योंकि मैं फिर से आपकी बेरुखी नहीं सह पाऊंगी। आपके एक्सीडेंट के बाद आपका मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझसे नफरत करना मुझे तोड़ देता था। उस वक्त अगर एंजल मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं जी नहीं पाती। हब्बी उठाए, सुबह हो गई है, हमें घर भी जाना है, एंजल वेट कर रही होंगी। हब्बी उठ जाए। मेहर की आवाज सुनकर आदित्य अपने कानों पर तकिए को रखते हुए कहा, बेबी अभी नहीं, मुझे और सोना है, बस थोड़ी देर। नहीं हब्बी, आप अभी उठ जाइए, घर जाकर आपको जितना सोना सो जाना, लेकिन प्लीज अभी उठ जाओ। करीब 15 मिनट के बाद आदित्य अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ जाता है। उसकी इतनी क्यूट हरकत को देखकर मेहर उसे देखने लगती है। कुछ देर आंखें मसलने के बाद आदित्य अपनी आंखें खोलकर जैसे देखता है तो उसकी नजर मेहर के क्लीवेज पर चली जाती है, जिन्हें देखकर आदित्य की नीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी ललचाई नजरों से बस एकटक उन्हें घूरने लगाता है। मेहर जो आदित्य को ही देख रही थी, जब वो देखती है कि आदित्य उसे ही एक टक देख रहा है तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपना सर नीचे कर जैसे देखती है तो उसके कान शर्म से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से नाइट सूट को ठीक करती है जो सोने की वजह से इधर हो गया था और पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मेहर के करते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें इधर करने लगता है, जैसे उसे पता चलता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है या क्या। कैसा नहीं है, आदित्य ने अपनी आंखों को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की थी। उसने बहुत बार अपनी नजरों को उसकी क्लीवेज से हटाने चाहा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर वही जाकर ठहर रही। इतना कह सुमन उठकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर में चेंज कर सुमन बाथरूम से बाहर आती है और खुद को अच्छे से तैयार होने के बाद सुमन पलटकर अपनी घिन भरी आंखों से बेहोश पड़े करण को घूरते हुए वहां से चली जाती है। राजवंश मैंशन में रोहन, शिखा, नरेन जी और नीता जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना डिनर कर रहे थे। अर्नब और समीरा एक बिजनेस पार्टी में गए थे और आरोही को नीता जी ने खाना खिलाकर सुला दिया था। मॉम डैड मुझे शादी करनी है, अचानक शिखा ने कहा। वही शिखा की बात सुनकर नरेन जी जोर से चीखते हुए कहा, क्या? नीलम जी के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट एक टन की आवाज के साथ जा गिरी और वही रोहन का खाना उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। रोहन अपनी आंखें बड़ी किए शिखा को देखते हुए बस खांस रहा था। वही शिखा सबका ऐसा शॉकन रिएक्शन देखकर कहा, क्या हुआ? आप सब मेरी बात सुनकर इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? इतना कह वो रोहन को पानी ग्लास देते हुए कहा, इसे पी लो, तुम्हारा गले अटका खाना निकल जाएगा। शिखा की बात सुन नीलम जी होश में आकर गुस्से से बोली, अरे ओ बेशर्म लड़की, कौन सी लड़की होगी जो ऐसे अपने माँ बाप से कहती है कि उसे शादी करनी है? मॉम आप किस जमाने में जी रही है और मुझे नहीं जानना कौन करता है कौन नहीं? शिखा चिढ़ते हुए बोली। बेशर्म लड़की, तुम्हारे कहने क्या मतलब कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? नीलम जी गुस्सा करते हुए कहा। उन दोनों माँ बेटी की नोक-झोंक देखकर अपना मुंह छुपाए हंस रहे थे और रोहन तो बस किसी स्ट्यूए की तरह अपने हाथ में ग्लास पकड़े हुए बैठा था। बेचारा शिखा की शादी की बात सुनकर इतना ज्यादा शॉक एस्टोनिश्ड फेस हो गया कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे उनकी नजर अपना मुंह छुपाए हंस रहे नरेन जी पर पड़ी तो गुस्से से उनके पीटते हुए कहा, आपको बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर? अपने डैड को मार खाते देखकर शिखा वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। वो वहां से नहीं जाती तो पक्का नीलम जी उसे मरना शुरू कर देती है। वो सोचती ये बात मैं कर लूंगी बाद में, इसलिए वो आराम से दबे पाव अपनी खाने की प्लेट उठाकर वहां से चली जाती है। नीलम जी की मार पड़ते ही नरेन जी दर्द से करहाते हुए कहा, आह आह जान दर्द हो रहा है, प्लीज मरना बंद करो, और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था शिखा से कि वो अपनी शादी की बात करे। नरेन जी की तेज आवाज सुनकर रोहन अपने होश में आकर वो देखता नीलम जी नरेन जी मार रही है और शिखा वहां से चली गई है तो वो भी वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया खाना छोड़कर। शिखा की बात सुनकर रोहन का अब बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का। सुबह का वक्त, खिड़की से आती धूप सीधे आदित्य के हैंडसम से फेस पर पड़ रही थी। धूप पड़ने की वजह से आदित्य कशमाशते हुए करवट बदल लेता है। आदित्य के हिलने डुलने से मेहर की आंख खुल जाती है। आंख खुलते उसके फेस के बिल्कुल पास आदित्य का मासूम चेहरा देखकर मेहर उसे देखने लगती है। हब्बी आपकी ये मासूमियत देख मेरा मन करता है कि आपको मैं कहीं बाहर ना जाने दूं, बस अपने पास रखूं ताकि कोई भी आपको मुझे से दूर ना कर सके। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपसे और हमारी एंजल से कितना प्यार करती हूँ, आप दोनों मेरा वजूद हो, अगर आप दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। हब्बी प्लीज अब आप फिर से बदल मत जाना, क्योंकि मैं फिर से आपकी बेरुखी नहीं सह पाऊंगी। आपके एक्सीडेंट के बाद आपका मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझसे नफरत करना मुझे तोड़ देता था। उस वक्त अगर एंजल मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं जी नहीं पाती। हब्बी उठाए, सुबह हो गई है, हमें घर भी जाना है, एंजल वेट कर रही होंगी। हब्बी उठ जाए। मेहर की आवाज सुनकर आदित्य अपने कानों पर तकिए को रखते हुए कहा, बेबी अभी नहीं, मुझे और सोना है, बस थोड़ी देर।
नहीं हब्बी, आप अभी उठ जाइए, घर जाकर आपको जितना सोना सो जाना, लेकिन प्लीज अभी उठ जाओ। करीब 15 मिनट के बाद आदित्य अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ जाता है। उसकी इतनी क्यूट हरकत को देखकर मेहर उसे देखने लगती है। कुछ देर आंखें मसलने के बाद आदित्य अपनी आंखें खोलकर जैसे देखता है तो उसकी नजर मेहर के क्लीवेज पर चली जाती है, जिन्हें देखकर आदित्य की नीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी ललचाई नजरों से बस एकटक उन्हें घूरने लगाता है। मेहर जो आदित्य को ही देख रही थी, जब वो देखती है कि आदित्य उसे ही एक टक देख रहा है तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपना सर नीचे कर जैसे देखती है तो उसके कान शर्म से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से नाइट सूट को ठीक करती है जो सोने की वजह से इधर हो गया था और पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मेहर के करते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें इधर करने लगता है, जैसे उसे पता चलता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है या क्या। कैसा नहीं है, आदित्य ने अपनी आंखों को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की थी। उसने बहुत बार अपनी नजरों को उसकी क्लीवेज से हटाने चाहा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर वही जाकर ठहर रही। चैप्टर 62 प्रमोशन। एक आदमी को बड़ी बेहरामी मारा जा रहा है और वो बहुत लाचार लग रहा था, जैसे अब उसके पास कुछ बचा ही ना हो कुछ जीने को। अब तो वो बस अपनों के पास जाना चाहता है, क्योंकि उसकी गलतियों की सजा उसके बच्चे को और उसकी पत्नी जो खुद से ज्यादा प्यार करती थी उससे। पर उसने खुद उन्हें अपनी नफरत के चलते उन्हें अपने आप से दूर कर दिया था और इसी चीज का फायदा उसके अपनी सौतेली मां ने उठाया और उसके बीवी और बच्चे को मार डाला। लेकिन उससे लगता था कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है, इसके चलते वो उसे बेहिसाब नफरत करने लगा था कि उसके साथ उसकी बीवी ने धोखा किया है। लेकिन आज उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने उसे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी सौतेली मां ने उसका इस्तेमाल किया है। वो तो उसे मोहब्बत करती थी और वो उसका ही बच्चा था, ना कि किसी और का। आज जाके उसे पता चला था कि वो अपने सौतेली मां की साजिशों का शिकार था। और वो सोचता है कि खुद उसने कभी अपनी बीवी भरोसा नहीं किया है कि वो एक बार छानबीन भी करा सकता था, तो आज वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपने बच्चे और बीवी के साथ होता है। और वो आज जिंदा होते हैं, ना आज वो उनसे इतना दूर होते हैं जहां से वो उन्हें ला भी नहीं सकता है। फिर वो सोचता है कि उनकी शादी उसके दादाजी ने जबरदस्ती कराई थी और जबकि वो भी जानता था इसमें टिया की कोई गलती नहीं थी। वो सोचता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सका उसके लिए और उल्टा उसी को दोषी ठहरा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसे कुछ कदमों की आहट आने लगती है और उस आवाज को सुन के उसे धीरे धीरे होश आने लगता। जब वो उधर देखता है कि कुछ लोगों की जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और फिर वो अपना सर ऊपर करके देखने की कोशिश करता है कौन है। तब अथर्व को कुछ कुछ नजर आता है कि ये और कोई नहीं उसका सौतेला भाई कुणाल है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड शन्या खुराना खड़ी है और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे उसके बारे में। जब गौर से सुनता है क्या बात है तो वो पता कि वो यही कर रहे कि उन लोगों इस्तेमाल बेवकूफ बनाया है और इस्तेमाल अपने से दूर कर दिया है। के वो सुनता है कि कुणाल सान्या से कह रहा था कि उसकी बीवी यूज थप्पड़ मारा जब मैंने उसे कहा था मेरे साथ आ जा खुश रहेगी और उसे प्यार भी देगा जो उसका पति नहीं देता है वो मैं उससे दूंगा। तो उसे थप्पड़ मारा और कहा रही थी कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने पति धोखा नहीं देगी, हमेशा उसे हो प्यार करेगी, फिर चाहे वो मुझसे प्यार कर या नहीं। मेरी उसे भूख बेजाती की तब उस दिन मैंने ठंडा लिया कि उसका गुरु जरार थोड़ा और आज देखो उल्टे मैंने उसे अपने पति हाथों उसे उसके घर दिया, पल रहे बच्चों को भी नाजायज का टैग दे दिया था जबकि उसके घर असली बारिश था। उसके ही पति को उस पर भरोसा नहीं था तो मैं करता हूं। ये उसकी गलती है कि वो उससे जड़ा भरोसा उसे मुझसे पर था और वो कुछ तस्वीरें देखकर मुझे पर भरोसा कर लिया, उसे घर से निकल दिया। जब उसे पता चलता था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है तो उससे लग सकता है कि वो मेरा कोई हो सकता है। जब वो कभी बाप ही नहीं बन सकता है उसे उनसे भूत नफरत की और एक उसे अपनी जिंदगी से निकल दिया और फिर हम लोगों इसका खूब फायदा उठा। लेकिन बेचारा इसे कहाँ पता था कि वो रिपोर्ट गलत थी, असली रिपोर्ट तो इन लोगों ने बदल दी थी और उसकी जगह नकली रिपोर्ट रख दी थी और उस डॉक्टर को भी खूब पैसे खिलाकर उसका मुंह बंद करा दिया था। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती जो कहता रहता है बस करो इसका, जल्दी से कम तम करो, अभी इसके बॉडीगार्ड्स खाते ही होंगे इसे ढूंढते हुए। और इसी के बाहर से भूत सारी बुलेट्स की आवाज आने लगती है। तब उसे देखने की कोशिश करता है पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाता है, उसे बस उस आदमी की आंखें दिख रही थी जिनमें उससे अपने लिए बहुत नफरत दिखती है। अभी अथर्व उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस पर एक बाद एक बुलेट चलने लगती है और धीरे धीरे अथर्व की आंखें बंद होने लगती है, लेकिन वो भगवान से बस एक ही आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो अपने नीचे कुछ मुलायम सा महसूस करता है तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने सामने उसे अपनी बीवी का चेहरा दिखता है जिसके चेहरे पर सोते वक्त ही बहुत मासूमियत थी। वो सोचता है कैसे वो यूज पार कर सकता है जो अपने सपने भी उसे धोखा देने के नंगे सोच सकता है। और फिर वो अपने मन सोचता है अब वो उसे कोई दुख नहीं देगा और उसे और अपने बेटे को पूरी दुनिया से बचा रखेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा अब नहीं कर सकता क्योंकि
वो मर चुका, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो जिंदा है और फिर टाइम देता है तो पता कि अभी सुबह के 5 बज रहे। फिर उसकी निगाह आज अपनी जिंदगी के 5 साल पहले भी यहीं पर था, जब अपनी बीवी से बहुत ज्यादा करता था, लेकिन वो चुपचाप उसकी सारी जातियां सहती रहती थी और बेटे से भी कभी प्यार से बात नहीं थी। वो सोचता था कैसे वो मासूम अपने पिता के प्यार के लिए तरासता था, लेकिन कभी उसके सर पर से हाथ नहीं फेरा था। वो कैसे उसके प्यार के लिए तड़प था, लेकिन वो आज एक कसम खाता है, जिन लोगों हमारे परिवार के साथ इतना बुरा किया वो उनसे बदला लेगा और वो उन्हें असली अथर्व सिंह राजपूत से मिलवाएगा। चैप्टर 63। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद आदित्य की कार राजवंश मैंशन के सामने आकर रुकती है। कार के रुकते ही आदित्य जल्दी से कार से उतरकर अंदर भाग जाता है। मेहर बेचारी बस उसे जाते देखती रह गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आदित्य का बिहेवियर एक पल को मेच्योर और समझदार की तरह बिहेव करता और दूसरे पल किसी छोटे बच्चे की तरह। मेहर अपना सर झटक कार की कीज गार्ड्स को देखकर अंदर चली जाती है। प्रिंसेस छोटी मॉम डेड में आ गया, आदित्य हॉल में आते हुए कहा, लेकिन ये क्या हाल का, तो पूरा नजारा ही कुछ और था। शिखा पूरे हॉल में भाग रही थी और उसके पीछे नीलम जी झाड़ू लिए मरने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से नरेन जी भागते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरोही सोफे पर बैठी हुई एप्पल खाते मजे से शिखा को पीटते हुए देख रही थी। किसी ने भी आदित्य पर ध्यान नहीं दिया। फ्यू शिखू मॉम तुम्हें क्यों मार रही है? हॉल को पूरा जंग का मैदान बने देखकर आदित्य शिखा से पूछा। आदित्य की आवाज सुनकर शिखा उसके तरफ आते हुए 440 वोल्ट की स्माइल लिए कहा, भाई आप आ गए, प्लीज आप मॉम को रोकिए कि वो मुझे ना मारे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा होने वाला हब्बी विधवा हो जाएगा। फ्यू 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 शिखा दुखी होते हुए बोली। अच्छा ऐसा क्या? आदित्य ने हैरानी वियरी कैट फेस से कहा। वही शिखा की बात सुनकर रोहन ने अपना बुरा सा मुंह बना गया। उसने अपने मन में सोचा, पता नहीं इन पर शादी क्या भूत चढ़ गया है, जो कल से बस शादी की रट लगाई जा रही है और अब इन्हें अपने होने वाले पति की कितनी चिंता हो रही है, जिसका अभी कुछ आता पता भी नहीं है। भगवान आपकी कूजे क्या दुश्मनी है जो मुझे इस झल्ली लड़की से ही प्यार करवाना था, जो मुझे परेशान किए बगैर एक मिनट नहीं रहती है, जब देखो तब बस मुझे टेंशन देती रहती है। इतना कहकर वो डाइनिंग एरिया से शिखा की तरफ देखता है। शिखा जो जाकर आदित्य के पीछे खड़ी होकर लंबी सांसें लेते खुद नॉर्मल कर रही थी। अब भाई इतना दौड़ भाग करने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी, तो उसे नॉर्मल करना तो बनता है। जब कुछ देर बाद वो संभाल जाती है तो उसे लगता है कोई उसे देख रहा, तो धीरे अपना सर घुमाकर देखती कि रोहन उसे ही देख रहा है, तो वो उसे देखकर अपनी आंख दबा देती है, जिससे रोहन हड़बड़ा गया और वहां से उठाकर जाते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। ये कहकर वो मेहर के बगल से भागते हुए निकल गया। वही रोहन को ऐसे हड़बड़ी जाते देखकर मेहर बस देखती रह जाती है। रोहन के जाने के बाद मेहर शिखा को देखते हुए मन में सोचा, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? अगर ऐसा है मुझे इन दोनों से बात करनी होगी, इससे पहले शिखा अपने बचपने कुछ ऐसा ना कर दे जिससे से दोनों को तकलीफ सहनी पड़े। मेहर को कल रात हो पता चल गया था कि शिखा ने शादी की बात की है। उससे खुद समझ नहीं आया अचानक शिखा को शादी का भूत कहां से चढ़ गया, लेकिन अब मेहर को कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि उसने शिखा और रोहन की हरकतें अच्छे से देख लिया था। नीलम जी आदित्य के पास पहुंचकर गुस्से लुक ऑफ ट्रायम्फ एंग्री शिखा को देखते हुए कहा, नालायक लड़की निकल आदि के पीछे से, अगर आज मैंने तेरा शादी का भूत ना उतरा तो मेरा नाम भी नीलम नरेन राजवंश नहीं। अच्छा मॉम, तो फिर आप अपना क्या नाम रखेंगी? आदित्य क्यूरोसिटी से उनको देखते हुए पूछा। वही आदित्य की बात सुनकर वो उसे एक झाड़ू मरते हुए बोली, नालायक तुझे बड़ी जल्दी है मेरा नाम बदलने की, यक टंग आउट। आह मॉम, ये क्या कर रही हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने थोड़ी आपसे कहा कि आप अपना नाम बदलो, आदित्य झाड़ू पड़ते दर्द से करहाते हुए कहा। आदित्य को झाड़ू पड़ते देखकर आरोही अपनी ब्यूटीफुल दादी को भड़कते हुए कहा, दादी आपको पता है कुल डैडा एक आपको बुरी कह रहे थे और हैसम दादू भी। ये कहकर आरोही अपने डेडा और दादू को देखकर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल करने लगती है। बस ये सुना था कि नीलम जी गुस्से से माता काली का रूप ले लेती है और वो दोनों बाप बेटे को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए उन पर बारंशने को पोजीशन लेती है। आदित्य तो पूरी तरफ शौक आंखें आंखें हो जाता है अपनी प्रिंसेस को ऐसे खुद बैंड बजाते देखकर, लेकिन अपनी मॉम का रुद्र रूप देखकर वो जल्दी से वहां से भागते हुए कहा, बेबी मैं जा रहा हूँ, आज मेरा आखिरी शूट है और उसके बाद मुझे प्रमोशन के लिए जाना है, तो शाम हो जाएंगे आने, बाय बाय। प्रिंसेस आपने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, मैं आकर आपसे इसका रीजन जरूर पूछूंगा। इतना कह आदित्य जितनी स्पीड के साथ घर के अंदर आया था उसे दोगुनी स्पीड के साथ वहां से चला भी जाता है। आदित्य के जाने के बाद मेहर अपनी नन्ही शैतान एंजल के पास आकर उसे गोद में उठाकर ऊपर चली जाती है और अपने ऊपर किसी का ध्यान ना देखकर शिखा दबे पैर वहां से निकलकर मेंशन से बाहर चली जाती है। अब हॉल में सिर्फ नरेन जी और नीलम जी बचे हुए थे।
नरेन डरते हुए एक सरसरी सी नजर पूरे हॉल में डालकर देखते हैं तो उन्हें अपने और अपनी खतरनाक बीबी के अलावा कोई नहीं दिखता, तो वो डरते हुए अपने मन में सबको कोसते हुए कहा, कितनी नालायक औलाद पैदा की है मैंने, जो अपने बाप को मौत के मुंह में अकेला छोड़कर खुद आराम से निकल गए हैं। भगवान, अब मैं क्या करूं। इस नन्ही डेविल स्माइल विद हॉर्न्स ने मुझे से अच्छा फंसाया, नरेन जी ने अपने मन कहा। कुछ देर बाद नरेन जी दर्द से करहाते हुए जमीन पर बैठे हुए थे और उनके सामने नीलम जी अपने माथे का पीसना पोंछकर उन्हें झाड़ू दिखाते हुए कहा, चलो अब बताओ, क्या अब भी मैं तुम्हें बुरी नजर आ रही हूँ। आह नहीं नहीं जान, तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसे शादी के बाद दिखा करती थी, एकदम हॉट। तुम्हारी एक अदा से ही मैं घायल हो जाया करता था। तुम इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे, बूढ़े हो गए हो फिर भी तुम्हारी बेशर्मी जाने का नाम नहीं लेती। जब देखो तब अपनी बेशर्मी भरी बातें शुरू कर देते, और तुमने अपने बेटे और बेटी को भी अपने जैसा बेशर्म बना दिया है। वो गुस्से से अपनी आंखें पाउटिंग एंग्री दिखाते हुए कहा। जान तुम, उन्होंने इतना ही कहा था कि नीलम गुस्से से कहा, शट अप, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल तो मैं तुम्हें प्यार हफ्ते के लिए कमरे से बाहर निकल दूंगी। प्रमोशन खुद के लिए मेढक सुनकर आदि क्रिया के ऊपर भड़कते हुए बोला, क्या कहा तूने मुझे मेढक। उसके रिपीट करते ही क्रिया बड़े एटीट्यूड से कहती है, हाँ कहा तो तू है वो। देख कैसे तू मेढक की तरह उछल भी रहा है ना। आरोही वो उसका मजाक उड़ते हुए आरोही से बोली। बेचारी आरोही क्या हो बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे थे और वो बीच में फंस गई थी। वैसे आरोही को आदि के इस तरह अपने ऊपर चढ़ते देखकर गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो पहले ही दिन सबके सामने अपना इंप्रेशन बिगड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उन दोनों के बीच बैठी हूँ सब सुन रही थी। चैप्टर 64 मेहर आरोही को लेकर उसके कमरे में आकर उसे स्कूल के लिए रेडी कर वहां से निकल। पहले आरोही को स्कूल छोड़ती है, इसके बाद वो ऑफिस जाती है। मेहर का केबिन। मेहर अपने चेयर पर बैठी हुई किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उस तरफ से कोई कहता है, बॉस जैसा आपने कहा था मैं बिग बॉस के पीछा कर रहा हूँ। वो अपने पर्सनल गार्ड के साथ मेंशन से निकलकर रूम एंटरप्राइज आए हुए हैं। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो और हाँ मुझे उनकी हर एक पल की खबर देते रहना। इतना कह मेहर फोन कट देती है। फोन काटने के बाद मेहर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए खुद से कहा, हब्बी आप खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहे हो। जो मुझे काम आंक लिया आपने, ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी चल नहीं समझ पाऊंगी। मुझे पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है जो आप मुझे ऐसे उलझा रहे हो। अपनी बचकानी हरकतों के साथ में भी देखती हूँ कब तक आप मुझसे अपना सच छुपाते हो। मुझे ये जानने में बहुत मजा आएगा कि आखिर आप अभी अपनी मेमोरी जाने का नाटक क्यों रहे हो, और ऐसा भी क्या करना चाहते हैं जो सब कुछ याद आने पर भी आप मुझे सच नहीं बताना चाहते हो। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे आपकी शरारतें बहुत पसंद आ रही है माय क्यूट हब्बी। इतना कह मेहर जोर जोर से हंसने लगती है। स्माइल विद हॉर्न्स, ओपन माउथ स्माइल। मेहर की हंसी बहुत अजीब थी, बिल्कुल किसी सनकी के जैसे। इसी बीच रोहन केबिन में एंटर करता है और वो जैसे ही मेहर को हंसते हुए देखता है तो डर के मारे माथे पर पसीना फ्यू रश्ड फेस आ जाता है। मेहर इस वक्त बिल्कुल भी वो मेहर नहीं लग रही थी जो हमेशा शांत और एक्सप्रेशन लेस रहती है। इस वक्त उसकी हंसी बहुत डरवानी लग रही थी। वो किसी सनकी से कम नहीं दिख रही थी। मैम वो हमारी मीटिंग 5 मिनट में कैसे भी करके, रोहन अपने मुंह से डरते हुए कहा। भाई आपको क्या लगता है आपकी बहन छोटी बच्ची है जिससे कुछ याद नहीं रहता है, जिसे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है क्यों। मेहर रोहन को घूरते हुए गुस्से से अपनी एक आईब्रो ऊपर कर पूछा। मेहर की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है, आखिर वो उसका असिस्टेंट है और ये तो उसका काम है कि आने वाले मीटिंग के बारे उसे इन्फॉर्म करे। ये सोचकर वो अपना मुंह बनाते हुए मन में सोचा, हद है यार, अब मैं अपना काम भी ना करूं। वो ये सोच ही रहा था कि मेहर अपनी चेयर से उठाकर उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, अब आपको मीटिंग नहीं चलाना है जो ऐसे मुंह बनाकर खड़े हुए हो। मेहर की आवाज सुनकर रोहन हड़बड़ाते हुए कहता, चलिए। इसके बाद दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग रूम सब आ चुके थे। इत्फिका से वहां मौजूद लोगों में से एक माया भी थी, जिसके साथ कल मेहर ने आदित्य को बात करते हुए देखा था। मिस माया, तुम्हें जितने सपने सजने हो उन्हें सजा लो, क्योंकि मेरी डेविल बहन अपने दुश्मनों को आसानी जाने नहीं देती, रोहन ने अपने मन माया को देखते हुए कहा। हॉल में आते मेहर जाकर अपनी चेयर बैठ जाती है शांति से, जैसे उसे यहाँ होने वाली मीटिंग से कोई मतलब ही ना हो। अगर तुम बीच में ना आई होती तो मैं आज आदित्य काट होती है मिस मेहर सिंह, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द उसकी लाइफ से बाहर निकल फेंकूंगी और वो सिर्फ मेरा होगा। माया मेहर को देखते ही अपने मन में सोच रही थी। 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक कर वहां से चले गए थे। माया भी वहां से जा ही रही होती है कि पीछे से मेहर की कड़क आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज जाती है। मिस आप अपने काम पर ध्यान तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वरना
मेहर की बात सुनकर माया पलटकर मेहर को देखकर एक टीजिंग स्माइल अपने होठों पर लिए कहती है, वरना क्या मैम, आप मुझे ऑफिस से निकल दोगी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं आपसे आपका ये सब कुछ छीन लूंगी, फिर देखती हूँ कौन किसका क्या करता है। उसकी बात सुनकर मेहर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, तुम मेरा सब कुछ छीनोगी, वाओ कितना अच्छा जोक है। और ये कहने के बाद वो रोहन को देखकर वहां से चली जाती है। क्या ये लड़की पागल है जो खुद मौत को अपने गले लगाने के लिए मेरी बहन को उकसा रही थी, पता नहीं अब मेरी डेविल बहन क्या करने वाली है इसके साथ। वही रूम एंटरप्राइज, दो लोग आपस में बहस करने में लगाए हुए, एक तो हमारी आन्या मैडम थी और दूसरे महाशय हमारी कहानी के हीरो राजा आदित्य बाबू थे। भाई आखिर आप उस लड़की के पास जाकर उसे फ्लर्ट क्यों करने गए जिससे मेहरदी आपसे गुस्सा हो गई, मैं उस कालमुही को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से आप दोनों को तकलीफ हुई। इतना कहकर आन्या हवा में एक मुक्का चलती है जो जाकर सीधे आदित्य के पेट पर लगा। टंग आउट, टंग आउट। आह मर डाला रे, क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो जाकर अपने आशिक पर उतारो जिसके पीछे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पीछा कर रही हो। मुझ बेचारे मासूम पेंसिव फेस अनअम्यूज्ड बच्चे पर नहीं समझी। यकीन नहीं होता भाई, आप गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदल लेते हो, आप सच में शैतान। स्माइल विद हॉर्न्स हो। आन्या आदित्य को टोंट मरते हुए बोली। वैसे ये सब छोड़े, आप मुझे ये बताओ कि कब आप मेहर अपना ये सच बताओगे कि आप रियल में कौन हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेहर का रिएक्शन देखने के लिए। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपना सच बेबी को नहीं बताने वाला, आदित्य सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन क्यों, आन्या ने हैरानी से कहा। क्योंकि मैं पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ और अगर उन्हें मेरे बारे जरा भी शक हुआ तो वो लोग अलर्ट हो जानेंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तरफ से कोई कहता है, बॉस जैसा आपने कहा था मैं बिग बॉस के पीछा कर रहा हूँ, वो अपने पर्सनल गार्ड के साथ मेंशन से निकलकर रूम एंटरप्राइज आए हुए हैं। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो और हाँ, मुझे उनकी हर एक पल की खबर देते रहना। इतना कह मेहर फोन कर देती है। फोन काटने के बाद मेहर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए खुद से कहा, हब्बी आप खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहे हो, जो मुझे काम आंक लिया आपने, ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी चल नहीं समझ पाऊंगी। मुझे पहले सिर्फ शक था लेकिन अब मुझे यकीन है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है जो आप मुझे ऐसे उलझा रहे हो अपनी बचकानी हरकतों के साथ। में भी देखती हूँ कब तक आप मुझसे अपना सच छुपाते हो। मुझे ये जानने में बहुत मजा आएगा कि आखिर आप अभी अपनी मेमोरी जाने का नाटक क्यों रहे हो और ऐसा भी क्या करना चाहते हैं जो सब कुछ याद आने पर भी आप मुझे सच नहीं बताना चाहते हो। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे आपकी शरारतें बहुत पसंद आ रही है माय क्यूट हब्बी। इतना कह मेहर जोर जोर से हंसने लगती है। स्माइल विद हॉर्न्स, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। मेहर की हंसी बहुत अजीब थी, बिल्कुल किसी सनकी के जैसे। इसी बीच रोहन केबिन में एंटर करता है और वो जैसे ही मेहर को हंसते हुए देखता है तो डर के मारे माथे पर पसीना फ्यू फ्यू रश्ड फेस आ जाता है। मेहर इस वक्त बिल्कुल भी वो मेहर नहीं लग रही थी जो हमेशा शांत और एक्सप्रेशन लेस रहती है। इस वक्त उसकी हंसी बहुत डरवानी लग रही थी, वो किसी सनकी से कम नहीं दिख रही थी। मैम, वो हमारी मीटिंग 5 मिनट में कैसे भी करके, रोहन अपने मुंह से डरते हुए कहा। भाई आपको क्या लगता है आपकी बहन छोटी बच्ची है जिससे कुछ याद नहीं रहता है, जिसे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है क्यों? मेहर रोहन को घूरते हुए गुस्से से अपनी एक आईब्रो ऊपर कर पूछा। मेहर की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है, आखिर वो उसका असिस्टेंट है और ये तो उसका काम है कि आने वाले मीटिंग के बारे उसे इन्फॉर्म करे। ये सोचकर वो अपना मुंह बनाते हुए मन में सोचा, हद है यार, अब मैं अपना काम भी ना करूं। वो ये सोच ही रहा था कि मेहर अपनी चेयर से उठाकर उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, अब आपको मीटिंग नहीं चलाना है जो ऐसे मुंह बनाकर खड़े हुए हो? मेहर की आवाज सुनकर रोहन हड़बड़ाते हुए कहता, चलिए। इसके बाद दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग रूम सब आ चुके थे। इत्फिका से वहां मौजूद लोगों में से एक माया भी थी जिसके साथ कल मेहर ने आदित्य को बात करते हुए देखा था। मिस माया, तुम्हें जितने सपने सजने हो उन्हें सजा लो, क्योंकि मेरी डेविल बहन अपने दुश्मनों को आसानी जाने नहीं देती, रोहन ने अपने मन माया को देखते हुए कहा। हॉल में आते मेहर जाकर अपनी चेयर बैठ जाती है शांति से, जैसे उसे यहाँ होने वाली मीटिंग से कोई मतलब ही ना हो। अगर तुम बीच में ना आई होती तो मैं आज आदित्य काट होती है मिस मेहर सिंह, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द उसकी लाइफ से बाहर निकल फेंकूंगी और वो सिर्फ मेरा होगा। माया मेहर को देखते ही अपने मन में सोच रही थी। 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक कर वहां से चले गए थे। माया भी वहां से जा ही रही होती है कि पीछे से मेहर की कड़क आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज जाती है। मिस आप अपने काम पर ध्यान तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वरना। मेहर की बात सुनकर माया पलटकर मेहर को देखकर एक टीजिंग स्माइल अपने होठों पर लिए कहती है, वरना क्या मैम, आप मुझे ऑफिस से निकल दोगी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं आपसे आपका ये सब कुछ छीन लूंगी, फिर देखती हूँ कौन किसका क्या करता है।
उसकी बात सुनकर मेहर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, तुम मेरा सब कुछ छीनोगी, वाओ कितना अच्छा जोक है। और ये कहने के बाद वो रोहन को देखकर वहां से चली जाती है। क्या ये लड़की पागल है जो खुद मौत को अपने गले लगाने के लिए मेरी बहन को उकसा रही थी। पता नहीं अब मेरी डेविल बहन क्या करने वाली है इसके साथ। वही रूम एंटरप्राइज, दो लोग आपस में बहस करने में लगाए हुए, एक तो हमारी आन्या मैडम थी और दूसरे महाशय हमारी कहानी के हीरो राजा आदित्य बाबू थे। भाई आखिर आप उस लड़की के पास जाकर उसे फ्लर्ट क्यों करने गए जिससे मेहरदी आपसे गुस्सा हो गई। मैं उस कालमुही को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से आप दोनों को तकलीफ हुई। इतना कहकर आन्या हवा में एक मुक्का चलती है जो जाकर सीधे आदित्य के पेट पर लगा। टंग आउट, टंग आउट। आह मर डाला रे, क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो जाकर अपने आशिक पर उतारो जिसके पीछे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पीछा कर रही हो। मुझ बेचारे मासूम पेंसिव फेस अनअम्यूज्ड बच्चे पर नहीं समझी। यकीन नहीं होता भाई, आप गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदल लेते हो। आप सच में शैतान स्माइल विद हॉर्न्स हो। आन्या आदित्य को टोंट मरते हुए बोली। वैसे ये सब छोड़े, आप मुझे ये बताओ कि कब आप मेहर अपना ये सच बताओगे कि आप रियल में कौन हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेहर का रिएक्शन देखने के लिए। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपना सच बेबी को नहीं बताने वाला, आदित्य सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन क्यों, आन्या ने हैरानी से कहा। क्योंकि मैं पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूं और अगर उन्हें मेरे बारे जरा भी शक हुआ तो वो लोग अलर्ट हो जानेंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। चैप्टर 65, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। आरोही ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठी हुई बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने फुटबॉल खेल रहे आर्यन को देख रही थी। आर्यन अभी बॉल को किक कर गोल करता उससे पहले ही कोई आकर उसे ढाका देखकर गिरा देता है। अचानक ढाका मरने से आर्यन संभाल नहीं पाता और वो पीठ के बल गिर जाता है और वो दर्द से कराह उठता है। उसे दर्द से चिल्लाते देखकर उसके सामने खड़े तीन लड़के उसके ऊपर हंसने लगते। जिसने आर्यन को ढाका दिया था वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, देखो तो इसे, कल तुम उस पिंकी की वजह से बच गए थे, आज कैसे बचोगे। इतना कहकर वो आर्यन को गुस्से से घूरने लगाता है। आर्यन को गिरते देखकर आरोही अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर उसे बिठाकर आर्यन को चेक कर रही थी कि कहाँ उसे चोट आई है। तभी उसके कानों में उस लड़के बातें पड़ती है जिसे सुनकर आरोही की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आर्यन अपने बगल में बैठी आरोही को ही देख रहा था। आर्यन जैसे ही आरोही के फेस पर गुस्सा और उसकी लाल होती आंखें देखता है तो वो धीरे से उसका हाथ पकड़ उसे सहलाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, अरु बेबी मैं ठीक हूँ, तुम इतनी परेशान मत हो। आर्यन की आवाज सुनकर आरोही उसे देखने लगती है तो आर्यन अपनी आंखों से उसे शांत होने का इशारा करता है। आरोही बहुत जल्द ही किसी का भी इशारा समझ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोही जब 2.5 साल की हुई थी तभी मेहर ने उसे साइन लैंग्वेज सिखा दिए थी। हमारी इतनी इंटेलिजेंट थी कि इतनी छोटी सी उम्र में जहां उसकी उम्र में बच्चे चलाना और बोलना सीखते वो उतनी सी उम्र साइन लैंग्वेज सीख चुकी थी, वो बहुत अच्छे से। तो किसका भी इशारा समझना कोसी बड़ी बात थी उसके लिए। क्यों सही कहा ना, टंग आउट, टंग आउट। आर्यन का इशारा समझ आरोही खुद के गुस्से को कंट्रोल कर खड़ी होती है और पलटकर इन लड़कों को देखने हुए आर्यन को भी उठती है। वही आरोही को देखकर एक पल को वो तीनों लड़के हमारी क्यूट सी एंजल को देखकर वो हंसना भूलकर बस एकटक उसके क्यूट फेस को देखने लगाते हैं। आर्यन खड़े होने के बाद अपने कपड़े पर लगी धूल झड़कर जैसे अपना चेहरा उपकर खुद को गिरना वालों को आरोही को देखते हुए पाकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाकर आरोही के सामने खड़ा हो जाता है जिससे हमारी एंजल अपने छोटे से क्यूट से हीरो को पीछे पूरी छिप जाती है क्योंकि आर्यन की हाइट आरोही से बड़ी थी जिससे आरोही पूरी तरह से आर्यन के सामने आने से उसके पीछे छिप गई। और ये देखकर आर्यन के सामने खड़ा लड़का उससे घूरते हुए घमंड से कहा, ये लड़के हैं उसके सामने वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे। नहीं हटूंगा, आर्यन ने भी गुस्से उसे घूरते हुए जवाब दिया जिसे सुनकर वो लड़का गुस्से में आकर आर्यन के मुंह पर गुस्सा मरते हुए कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अक्ष मेहरा को अपना ये चीप एटीट्यूड दिखाओ। जानते नहीं हो तुम कि तुमने किसे पंगा लिया है। वो आर्यन की कॉलर पकड़कर गुस्से कहा और वो फिर से आर्यन को मरने ही वाला था कि इतने आरोही आर्यन के पीछे से निकलकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसने अक्ष का हाथ इतना जोर से पकड़ कि वो दर्द से करहाते हुए बोला, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा। वही उसके पीछे जो दो लड़के खड़े हुए थे वो जैसे आगे बढ़कर अक्ष की मदद करने के लिए आगे बढ़े तभी उन्हें एक गुस्से और बहुत सर्द आवाज सुनाई पड़ी जिससे सुनकर वो डर के मारे उनके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। बेचारे 3 क्लास के स्टूडेंट्स होकर एक किंडरगार्टन में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची से डर गए। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। आरोही अपनी सर्द निगाहों से उन दोनों लड़कों देखते हुए गुस्से उनकी तरफ देखते ही एक वार्निंग टोन में कहा, एवरीवन स्टॉप एट योर प्लेस अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस आर नॉट गुड।
उसकी वार्निंग भरे शब्द सुन और उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर वो लड़के डर कर वहां से भाग गए। वही अक्ष अपने दोस्तों को ऐसे खतरे में छोड़कर भागते हुए देखकर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे तो ले चलो इस छोटी डेविल से बचाकर। और सुनो, बेचारा चिल्लाता रहा पर लेकिन उसके दोनों दोस्त तो वहां उसे छोड़कर जा चुके थे। उन दोनों को जाने के बाद आरोही अक्ष के हाथ को झटक देती है जिससे वो संभाल नहीं पाया और गिर गया। उसे गिरा हुआ देखकर आरोही एक टीजिंग स्माइल करते हुए कहा, रिमेंबर दैट लेसन। इतना कहकर वो आर्यन का हाथ पकड़ उसे टीचर के पास ले गई। खुद को ऐसे छोटे बेबी की तरह आरोही को ट्रीट करते देखकर आर्यन का मुंह बन गया और वो मुंह बनाते हुए आरोही से बोला, अरु बेबी, में कोई छोटा बेबी नहीं हो जो तुम मुझे ऐसे खींचक ले जा रही हो, और तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से उलझने की, जबकि मैंने माना भी किया था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो, जब देखो गुस्सा करती रहती हो। क्यों? आरोही बिना आर्यन की बातों पर ध्यान दिए हुए चल जा रही थी। खुद को ऐसे आरोही को इग्नोर करते देखकर तो आर्यन को और मुंह बन गया। टंग आउट, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। रात के 10 बजे अर्नव जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे सामने का नजारा देखते ही वो अपनी जगह पर एक पल के लिए जम गया और हैरानी भरी आंखों से पूरे कमरे को देखे जा रहा था। पूरा कमरे में खुशबूदार कैंडल्स से और बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था, बिल्कुल किसी की फर्स्ट नाइट के रूम की तरह ही डेकोरेट किया गया था। अर्नव को संभाल कमरे के अंदर आकर अपना बैग टेबल पर रख चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पूरे कमरे में कहीं भी समीरा नहीं दिख रही थी। अर्नव देख ही रहा था कि उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर एक चिट चिपकी हुई दिखती है। चिट को देखकर अर्नव ड्रेसिंग के पास जाकर उसे निकालकर खोलकर पढ़ता है। चिट में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के बाद अर्नव के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और जल्दी से चिट को टेबल पर रख बेड पर रखी हुई व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट। चैप्टर 66 अर्नव और समीरा हुए एक। अर्नव वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ है। लाइट्स को ऑफ देख अर्नव स्माइल करते हुए शरारत से कहा, जन तुम तो आज पूरे मूड में हो। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाता है। उसके चुप होने के बाद पूरे कमरे में शांति छा जाती है। कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर अर्नव अंधेरे में स्विच बोर्ड के पास जाते हुए समीरा को बुलाते हुए कहा, जान कहाँ हो तुम, कोई जवाब क्यों नहीं दे। इसके आगे वो कुछ कहता कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से आकर उसे बैकहक कर लिया हो। एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर अर्नव के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो उन नाजुक हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगा लेता है जिससे समीरा हल्का सा चिहुक जाती है। समीरा के नाजुक और सॉफ्ट हाथों को किस करने के बाद अर्नव अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, जान ये क्या, तुम तो मेरी एक हल्की सी किस से तुम्हारा हाल ये है, तो जब मैं तुम्हें अपने प्यार आगोश में लूंगा तब क्या करोगी। इतना कह वो मुड़कर समीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। वही अर्नव की ऐसी बातें सुनकर समीरा के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अर्नव उसके लाल गाल नहीं देख पाता। समीरा हल्के से अर्नव को पुश कर खुद को उसकी बाहों से छुड़ाकर कहा, मिस्टर हस्बैंड, उसके बारे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप। इतना कह समीरा चुप हो गई। वही उसे ऐसे बीच में बात को अधूरा छोड़ते देख अर्नव ने कहा, जान बात तो पूरी करो। में क्या। वो देखता है कि कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई है। रोशनी के होते ही उसके कानों में गाने की आवाज भी सुनाई देती है। गाने के लिरिक्स सुनकर अर्नव के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है जिससे वो जल्दी छुपकर वो पीछे पलटता है। समीरा का इतना हॉट पोज देखकर तो अर्नव की सांस ही अटक जाती है और दिल पूरी सौ की स्पीड से धड़कने लगता है। समीरा पलटकर अर्नव की आंखों में देखती है तो अर्नव तो जैसे अपनी जगह पर जम गया और एक तक उसकी नशाली आंखों में खोए हुए बस उसे अपनी तरफ आते हुए देखे जा रहा था। समीरा धीरे धीरे अर्नव के करीब आने लगती है। ये देखकर अर्नव की धड़कनों को शोर बढ़ाने लगा था। उसे ऐसा लगा रहा था जैसे अभी उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। समीरा जाकर उसके गले में अपना एक हाथ डालकर बहुत मदहोशी से अर्नव की चेस्ट पर अपना दूसरा हाथ घुमाते हुए उसकी शर्ट के 3 बटन्स खोलकर अपने होठों को रख चूम लेती है। उसके ऐसा करते ही अर्नव अपने हाथों की मुठ्ठियां काश जाती है। समीरा के इस एक्शन तो अर्नव की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन अभी वो देखना चाहता था कि समीरा आगे क्या करती है, इसलिए वो खुद के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेस्ट को किस करने के बाद समीरा उसे थोड़ा दूर होकर अर्नव को देख मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए वो अर्नव को हल्का सा ढाका देखकर बेड पर गिरा खुद उसके ऊपर आते हुए उसे बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से अपने हाथों से टच करते हुए बढ़ रही थी। अब और अर्नव से बर्दाश्त नहीं होता और वो झटके के साथ समीरा को अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगाता है। अर्नव को रोकने के लिए समीरा अपने हाथ बढ़ा ही रही थी कि अर्नव उसके हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और धीरे धीरे उसके गुलाबी होठों की तरफ बढ़ते हुए उसके होठों पर अपने सख्त होठों को रख उसे पागलों की तरह किस करने लगाता है। धीरे धीरे समीरा भी उसकी किस में पिघलते हुए उसका साथ देने लगती है। समीरा को अपना साथ देता देखकर अर्नव उसके हाथों को छोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही समीरा अपने हाथों को अर्नव के बालों में फंसा कर घूमने लगती है। समय के साथ उनकी किस और पैसोनेट हो जाती है। करीब 15 मिनट बाद अर्नव समीरा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है।
अर्नव के छोड़ते ही समीरा गहरी गहरी सांसें लेते ही खुद को संभाल रही थी। इस वक्त समीरा की आंखें बंद थी और उसके हाथ लगातार अर्नव के बालों को सहलाते हुए उसके एहसासों में खोई हुई उसे महसूस कर रही थी। वही उत्तेजित होकर अर्नव समीरा की कॉलर बोन पर काट लेता है, जिससे समीरा की आह निकल जाती है, जिसे सुनकर तो अर्नव का पूरा कंट्रोल खो जाता है और वो जल्दी से समीरा के कपड़ों को फाड़कर उसे अलग कर खुद के कपड़ों को भी अलग कर एक फिर समीरा के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगाता है। आज अर्नव समीरा को अपने प्यार की बारिश में भीगना चाहता था और समीरा भी इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार थी। अर्नव से अब और इंतजार नहीं होता और वो झटके के साथ समीरा को अपने आगोश में भर लेता है। उसके झटके से एंटर करने की वजह से समीरा की चीख निकल जाती है, जो कि उसके गले में ही दब कर रह जाती है। अर्नव के किस करने की वजह से धीरे धीरे अर्नव और समीरा अपने प्यार की दुनिया पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगली सुबह 7 बजे अर्नव की आंख खुलती है। आंख खोलते ही उसके सामने समीरा का सोता हुआ मासूम सा चेहरा उसके सामने आ जाता है, जो कि उसकी बाहों सिमटकर सुकून से सो रही थी। समीरा को सुकून से सोते देखकर अर्नव धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर समीरा के ऊपर से जो ब्लैंकेट हट गया था उसे ठीक करता है। इसके बाद खुद उठकर अपना पैंट पहनकर वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वही राजवंश मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ देर में सबका नाश्ता खत्म हो जाता है तो नीता जी मेहर को देखकर कहा, मेहर में और तुम्हारे डैड कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहे हैं, तो अपना और सबका ध्यान रखना। नीता जी की बात सुनकर मेहर अपना सर हिलाते हुए हाँ कह देती है। इसके बाद वो आदित्य और आरोही के साथ बाहर चली जाती है। चैप्टर 67 शिखा की शरारत से रोहन की हालत खराब, सुमन की खुशी। नीलम जी और नरेन जी को सी ऑफ करने के बाद आदित्य, आरोही और मेहर भी मेंशन से निकल गए। अब मेंशन में सिर्फ शिखा, रोहन और सवेंस रह गए थे। सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल से सारा सामने समेटकर किचन में चले गए और बाकी लोग भी अपना काम करने में लगे हुए थे। शिखा सबके जाने के लिविंग हॉल से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर फाइल्स पकड़े हुए रोहन पर, जो कि उसी तरफ ही आ रहा था। रोहन का ध्यान उस पर नहीं था, वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को पढ़ते हुए आ रहा था। वही उसे देखकर शिखा की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई खुराफात सूझाए हो रोहन को परेशान करने के लिए। शिखा शरारत से मुस्कुराते हुए मन में कहा, मिस्टर पीए तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर लूं। अपने मन में ये सब कहते हुए शिखा रोहन की तरफ बढ़ गई। रोहन बेचारा शिखा के इरादों से अनजान अपनी फाइल पढ़ते हुए चले आ रहा था। टंग आउट ग्रिन ग्रिन शिखा रोहन के करीब पहुंचकर उसे झटके से दीवार से सटा देती है। ये सब इतने जल्दी हुआ कि बेचारे रोहन जो फाइल्स अपने हाथ में पकड़े हुए था वो उसके हाथ से छूटकर वही जमीन पर गिर गई। उससे कुछ समझ ही नहीं आया, अचानक से होने की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दीवार से लगाने के बाद रोहन को एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास होता है, जिस समझकर वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी आंखें सीधे शिखा की आंखों से जा मिलती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ देर के लिए खो गए। उतने वक्त के लिए तो शिखा भी रोहन की भूरी आंखों में डूब गई थी, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभाल वो रोहन के चेहरे पर फूंक मरते हुए कहा, ओह भाभी के पीए कहाँ खो गए। शिखा की गर्म सांसें पड़ते ही रोहन का दिल बुलेट की स्पीड से धड़कने लगा था और उसकी आंखें उस एहसास से एक बार फिर अपने आप बंद हो गई थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर रोहन अपने सेंस में आ जाता है और वो शिखा को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए हकला कर कहा, शिखा बेबी ये आप क्या कर रही है, छोड़िए हमें। ग्रिन 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 शिखा का ये अवतार देखकर तो रोहन की हालत ही खराब हो गई थी। वही उसकी बात सुनकर शिखा अपनी उंगली को उसके चेहरे पर सेडिक्टिव तरीके से घूमते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, किसने रोका है। वही शिखा के इस तरह छूने से रोहन को पूरे 440 वोल्ट का झटका सा लगाते हुए फील हुआ अपनी बॉडी, और जिन हाथों से वो शिखा की कैद से आजाद होने के लिए पकड़ हुए वो अचानक ठंडे पड़ने लगे। रोहन का ऐसा रिएक्शन को देखकर शिखा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रोहन डरते हुए बोला, शिखा बेबी आपको कोई डर नहीं है क्या, अगर किसने हमें ऐसे देख लिया तो क्या। रोहन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शिखा उसके होठों पर अपनी उंगली रख चुप करते हुए कहा, सुशुशु। शिखा के ऐसे बिहेवियर से रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, उसके चेहरे घबराहट साफ नजर आ रही थी। रोहन अपनी आंखें जोर से बंद कर गहरी सांसें लेकर खुद के अंदर उमड़ रहे जज्बातों को काबू कर थोड़ा सा फोर्स लगाकर उसका हाथ दीवार से हटाकर जल्दी से बचकर वहां से भाग गया। रोहन को ऐसे भागते देखकर शिखा से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो अपना पेट पकड़कर हंसने ग्रिन ग्रिन लगती है। हंसते हुए खुद से कहा, हा हा कितना क्यूट है मिस्टर पीए। वही दूसरी तरफ सुमन आज बहुत खुश था क्योंकि आज वो मास्क मैन से बात मिली थी और उसकी बातें सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया कि बहुत जल्द वो करण, मेहर और आरोही को अपने रास्ते से हटाकर आदित्य से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। यही सब सोचकर सुमन आज बहुत खुश थी कि तभी उसके कमरे में आते हुए करण ने उसे देखकर पूछा, क्या बात सुमन बेबी तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो।
अचानक करण की आवाज सुनकर सुमन की होठों की हंसी गायब हो जाती है, लेकिन फिर मुड़कर वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो इसलिए बेबी क्योंकि बहुत जल्द मेरा सपना हमारा सपना सच होने वाला है और हमारा इतने सालों का इंतजार भी खत्म होने वाला। सुमन की ऐसी गोल गोल बातें सुनकर करण उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, सुमन बेबी ठीक से बताओ तुम क्या ये पहेलियां बुझा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण की बात सुनकर सुमन उसके चेस्ट में अपना सर छुपाते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, अरे यही कि बहुत जल्द मेहर एयर वो छोटी पीदी आरोही मरने वाले और उसके बाद में आदित्य से शादी कर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी। उसकी बात सुनकर करण खुद से दूर कर उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा बेबी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम्हें मेहर और आरोही के मरने से ज्यादा उस आदित्य से शादी करने की खुशी हो रही है। करण की बात सुनकर सुमन उसके दोबारा गले लगाते हुए कहा, नहीं करण बेबी, तुम गलत सोच रहे हो, मैं उस बेवकूफ आदित्य से शादी करने भला क्यों खुश होने लगी, मुझे तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है और वैसे भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। करण फिर से उसे शक करते हुए पूछता है, क्या सच में ऐसा है? उसकी इस बात पर सुमन करण को बेड के पास ले जाकर उसे ढाका देखकर बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख एक लंबी किस करने के बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऑफ कावा बेबी, मैं कभी भी उस बेवकूफ आदित्य के साथ नहीं रह सकती, मुझे तो बस तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार। सुमन की बातें सुनकर करण उससे पलटकर खुद उसके ऊपर आते हुए कहा, जब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं मन लेता हूँ, और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के आगोश में डूब जाते हैं और उनका ये सिलसिला पूरे 3 घंटे तक चला। जब दोनों पूरी तरह थक गए तो एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। वही कोई उनके कमरे की खिड़की से उनकी सारी हरकतें और बातें रिकॉर्ड कर रहा था, जिस बात से सुमन और करण दोनों ही अनजान थे। कौन है ये मैस्कमैन जिसकी बातें सुनकर सुमन को पूरा विश्वास है कि जल्द ही उसके मकसद में कामयाब हो जाएगी। चैप्टर 68 आरोही को देख प्रिंसिपल की हालत हुई खराब, आदित्य पहुंचा फिल्म के प्रमोशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास मैथ्स की टीचर का पीरियड, तो वो उन लोगों को ब्लैक बोर्ड पर सम सॉल्व करना सिखा रही थी कि तभी प्रो आकर बोला, एक सेक्यूज मी टीचर, वो प्रिंसिपल सर ने 4th क्लास के स्टूडेंट अक्ष के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी उन दोनों बच्चों को अपने केबिन में बुलाया है। पियोन की बात सुनकर टीचर थोड़ा डर गई। उन्हें आरोही और आर्यन की चिंता होने लगी थी क्योंकि वो अच्छे से अक्ष के पेरेंट्स को जानती थी कि वो कितने बुरे लोग हैं, उन्हें बच्चों से बात करने की तमीज नहीं और हमेशा अपने पैसे का रोब दिखाकर वो प्रिंसिपल सर को मजबूर कर देती है उनकी बात मानने के लिए। अपने चेहरे पर परेशानी वाले भाव लिए हुए पियोन से कहा, ठीक आप जाए, हम उन दोनों को लेकर आते हैं। उनकी बात सुनने के बाद पियोन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैथ्स वाली टीचर आरोही की सीट के पास जाकर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। आरोही, जिसका ध्यान पूरा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में था, किसी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर वो अपना छोटा सा चेहरा अपनी कॉपी से बाहर निकल ऊपर की ओर देखती है तो वो पति है, ये उसकी क्लास और मैथ्स की टीचर मिस सौम्या है। उन्हें अपने पास देखकर कहा, यस टीचर, आपको कोई काम है? आरोही की बात सुन वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, आरोही बच्चा, आप और आर्यन मेरी एक बात मानेगा क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन और आरोही पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर आरोही मिस सौम्या की तरफ देखकर कहा, टीचर आप बताइए क्या बात है, आप परेशान लग रही है। टीचर सौम्या ने कहा, आप दोनों को प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है, वो अक्ष के पेरेंट्स के कहने पर, तो मैं आप दोनों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आप वहां जाकर। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही आरोही उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए कहा, टीचर आप इतना टेंशन मत लो, हम दोनों जाकर अक्ष के पेरेंट्स से बात कर लेंगे। ये कहने के बाद आरोही और आर्यन अपनी बेंच से उठाकर क्लास से बाहर चले गए। वही उन दोनों को ऐसे अकेले जाते देखकर वो भी पीछे से उनकी पीछे चली गई अपनी क्लास में दूसरी टीचर को छोड़कर। कुछ देर बाद आरोही, आर्यन और टीचर सौम्या प्रिंसिपल के केबिन के अंदर पहुंचते हैं। हमारी लिटिल आरोही को देखकर तो प्रिंसिपल की सांस ही अटक गई और जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वो आरोही से बहुत पॉलिटली पूछा, बेटा आप यहाँ क्या कर रही है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आरोही के साथ प्रिंसिपल का इतना सॉफ्ट बिहेवियर देखकर अक्ष की मां गुस्से अपनी जगह से खड़ी होकर आरोही और आर्यन को घूरते हुए प्रिंसिपल से बोली, अरे आप इस बदतमीज लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं जिसके माँ बाप ने उसे ये तक नहीं सिखाया कि उसे इतने रिप्यूटेटेड स्कूल में कैसे बिहेव करना चाहिए। अक्ष की मां की बात सुनकर आरोही घुरकर उनकी तरफ देखती है। एक पल को तो अक्ष की मां आरोही की दारवानी नजरों से घूरते देखकर डर गई, फिर उन्होंने खुद को संभाल क्योंकि वो 4.5 साल की बच्ची से ऐसे डर नहीं सकती थी। आरोही की नजरों को देखकर तो प्रिंसिपल को किसी की याद गई जिससे याद कर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने जल्दी से अपना सर झटक कर अक्ष की मां से कहा, देखिए मिसेस मेहता, आप क्यों बच्चों की लड़ाई को बड़ा बना रही है, प्लीज मामले को यही छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल के काफी समझने के बाद आखिर में अक्ष की मां नहीं समझी और वो प्रिंसिपल को धमकी देते हुए बोली, अब देखिए मैं आपको कैसे आपकी पोस्ट से हटवाती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से केबिन से निकल गई। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था।
प्रिंसिपल आज पहली बार उनसे बहस की थी, वो भी सिर्फ आरोही की वजह से, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल आरोही, आर्यन और अक्ष उनकी क्लास में जाने के लिए कह देता है और खुद जाकर अपनी चेयर बैठकर अपना सिर पकड़कर कुछ दिन पहले की यादों में खो गए। कुछ दिनों पहले एक कपल उनके केबिन घुसकर उन्हें धमकी देकर गया था कि उनकी बेटी जो चाहे जिसके साथ चाहे वो कर सकती है, अगर किसी ने उससे तकलीफ या हट किया तो वो अपनी उल्टी शुरू कर दे। ये सब वर्ड्स आदित्य ने कहे थे क्योंकि उससे अच्छे से पता था मेहर ने उसे बहुत अच्छे से मैनर्स सिखाए हैं कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो वो किसी भी मासूम या निर्दोष के साथ कभी परेशान नहीं करेगी। आरोही के पीछे का बैकग्राउंड जानकर प्रिंसिपल तो बिल्कुल हैरान रह गया था और आदित्य की धमकी से भी। एक सिंगिंग कंपटीशन वेन्यू। आदित्य, आन्या और मूवी के डायरेक्टर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने लिए आए हुए थे। आज कंपटीशन का फाइनल था। सारे सिंगर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आदित्य भी साइन इन करता था और उन लोगों की आवाज और सुरों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पर्सनली एक लड़के की आवाज बहुत पसंद आई थी। जब होस्ट आदित्य से उसे पूछता है तो आदित्य अपना माइक लेकर कहा, वैसे यहाँ जितने भी सिंगर्स हैं उनकी सिंगिंग टैलेंट बकाए कबीले तारीफ है, लेकिन मुझे पर्सनली वैभव की सिंगिंग, उसकी आवाज बहुत पसंद आई। मैं खुद स्टेज पर आकर एक तुम्हें हक करना चाहता हूँ यार, तो क्या मैं कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगाते हैं। होस्ट आदित्य की बात सुनकर उससे हंसते हुए जवाब देते हुए कहा, वेल सर, इसका आंसर तो हमारे सिंगर वैभव ही आपको दे सकते हैं कि वो आपके गले लगाना चाहते हैं कि नहीं। और इतना कहकर वो हंसने लगा। वही सब समझ गए थे कि होस्ट सिर्फ आदित्य के साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए सब उसकी बात पर हंसने लगाते हैं। ग्रिन ग्रिन ओपन माउथ स्माइल। यार, तो मैं कहा तुमसे पूछा रहा हूँ। आदित्य भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, मैं भी तो उसी से पूछा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ हंसी मजाक करने के बाद आदित्य स्टेज पर आकर वैभव को कस के गले से लगा लेता है। आदित्य को अच्छे से याद था कि कैसे इस इंसान ने उसकी मदद करते हुए अपनी जान खो दी थी और इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त वो खुद बहुत लाचार था, लेकिन आदित्य ने सोच लिया था इस जन्म में अगर कभी भी वो वैभव के कुछ काम आ सका तो उसका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा और उससे उसकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। वह आदित्य के गले लगाते ही वैभव को भी एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उससे ऐसा बाकी स्टॉर्स के साथ गले मिलते कभी फील नहीं हुआ था जो आदित्य के गले लगाते ही हुआ। वैभव से गले मिलने के बाद आदित्य अपनी जगह पर लौट जाता है और वैभव अब स्टेज पर सिर्फ होस्ट ही बचा हुआ था। होस्ट कहता है, दोस्तों, कंपटीशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखना चाहता ही। उसके इतना कहते ही पीछे लगी स्क्रीन पर आदित्य की फिल्म का प्रोमो दिखाई देने लगता है, जिसने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, लव ट्रायंगल को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया था। कुछ देर में टीजर खत्म हो जाता है। टीजर के खत्म होते ही होस्ट एनर्जी से कहा, सो ऑडियंस, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार आन्या और हमारे उभरते एक्टर आदित्य की आने वाली फिल्म का टीजर? देखकर बताइएगा जरूर। 10 अक्टूबर अपने पास के सिनेमा घरों में जाकर मूवी देखिएगा। होस्ट के आदित्य आन्या और डायरेक्टर को स्टेज पर बुलाकर कुछ फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो लोगों बहुत ही अच्छे से ईट और सबको कहते कि वो लोग जाकर मूवी एक बार जरूर देखे। चैप्टर 69 आदित्य पैचा ऑफिस। वहां से निकलने के बाद आदित्य को अपनी प्यारी बेबी को बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो ड्राइवर को गाड़ी सीधे राजवंश कॉर्पोरेशन लेने के लिए कह फोन चलाने लगता है। करीब 30 मिनट बाद आदित्य को कार राजवंश कॉर्पोरेशन की पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। कार के रुकते ही सिक्योरिटी गार्ड आकर कार का डोर खोल आदित्य को विश करते हुए अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आदित्य कार से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल पास करते हुए वहां से सीधा मेहर के पर्सनल एलिवेटर में चला गया, जो कि सिर्फ मेहर ही उसे करती थी, जो कि सीधा जाकर मेहर के फ्लो पर ही खुलता था, क्योंकि मेहर ज्यादातर अपना ऑफिस काम राजवंश कॉर्पोरेशन से लिया करती थी। जैसे ही आदित्य केबिन का दूर खोलकर अंदर आया तो उसे वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। मेहर अपना सर चेयर से टिकाए हुए बैठी हुई थी। पूरे केबिन का माहौल बिल्कुल ठंडा था। मेहर बहुत गुस्से में लग रही थी। उससे देखकर लग रहा था वो खुद के गुस्से को शांत करने के लिए ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मेहर को किसी के अंदर होने का एहसास हुआ तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, किसी की इतनी हिम्मत हुई जो अपनी मौत को गले लगाने मेरी बिना परमिशन के अंदर आया? और ये कह वो अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखा तो उसके मुंह से निकल गया, अभी आप। आदित्य को देखते ही मेहर का सारा गुस्सा पल भर में शांत हो गया और वो बस उसे देखे जा रही थी। वही आदित्य अपनी बेबी को इतने गुस्से में देखकर समझ गया कि उसकी बेबी जरूर किसी बात से बहुत परेशान, जो वो इतने गुस्से में थी। मेहर को आवाज सुनकर आदित्य अपने सोच से बाहर आते हुए अपने कदम उसके पास ले जाते हुए कहा, हाँ बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जैसे मैं फ्री हुआ तो मैं यहाँ आ गया। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? और ये कहकर वो अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बिल्कुल मेहर के करीब जाकर चेयर के दोनों तरफ अपने हाथ रख उसकी आंखों में डालकर देखने लगा। आदित्य के इतना करीब आने से मेहर की धड़कनें जोर जोर से शोर करने लगी थी और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उस पूरे शांत केबिन में मेहर धड़कनों की आवाज किसी म्यूजिक की धुन की तरह आदित्य को सुकून पहुंचा रही थी।
कुछ मिनट बीत जाने के बाद जब मेहर को कुछ भी फील नहीं हुआ तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर कंफ्यूजन से आदित्य के चेहरे को देखने लगी। मेहर को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाकर आदित्य होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अपनी मासूम सी बीबी को देखता है जो दुनिया के लिए एक डेविल क्वीन से कम नहीं है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी उसकी बचपन वाली मासूम मेहर रहती है। ये सब सोचते हुए आदित्य अपने होठों को उसके माथे पर रख बहुत सिद्धांत से चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही मेहर के हाथ अपने आप ही आदित्य की शर्ट पर काश जाते हैं। माथे पर किस करने के बाद आदित्य मेहर की दोनों आंखों पर फिर गालों पर ऐसे उसकी नाक पर किस करने के बाद आदित्य की नजर जाकर मेहर गुलाब की पंखुड़ी के जैसे गुलाबी नर्म और सॉफ्ट लिप्स पर जाकर अटक गई। आदित्य धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ते हुए अपने सख्त और पतले होठों को रख किस करते हुए मेहर को गोद में उठाकर उसे सोफे पर जाकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे पैशन के साथ किस करने लगा। दूसरी तरफ समीरा और अर्नब खूब एंजॉय कर रहे थे। वो लोग शाम को बीच एरिया पर घूमने गए जहां पर बहुत सारे कपल्स रोमांटिक सॉन्ग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। उन दोनों यहां एंजॉय किया और फिर वापस अपने फार्म हाउस पर लौट गए। वही ऑफिस आदित्य और मेहर को किस करते हुए पूरे 25 मिनट बीत गए थे, लेकिन अभी तक आदित्य ने मेहर को किस करना नहीं छोड़ा था। कुछ देर और किस करने के बाद आदित्य को लगा कि अब मेहर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा। वही आदित्य के छोड़ते ही मेहर गहरी और लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगती है। उसके लंबी सांसें लेने की वजह उसका सीना बार बार आदित्य को मस्कुलर चेस्ट से जाकर टकरा रहा था, जिससे फील कर आदित्य का अपने ऊपर से कंट्रोल छूटने लगा था। इस बात से बेखबर मेहर बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। प्रोमोशन 1 घंटे बाद अथर्व आ जाता है शिबू को छोड़कर और वो जैसे ही कमरे का गेट खोलता है तो उसके कानों में टिया की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे उसके कदम अपने आप ही टिया के पास चल देते हैं। टिया इस वक्त बालकनी में लगे काउच पर बैठकर गा रही थी। आज मौसम ठंड था और बादल भी छाए हुए थे, इसलिए टिया ने मैट को बुलाकर उसकी मदद से बालकनी में आ गई थी। जब उसे अपने जानी पहचानी प्रेजेंस फील होती है तो वो गाना बंद कर कहती है, आप कब आए। वो उसका जवाब देते हुए बोला, आज मैंने एक अलग ही खूबसूरती देखी है। जो अपने मस्त होकर प्रैक्टिस कर रही थी तभी। अथर्व की इतनी मीठी बात सुन टिया के होठों पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उसे छुपाते हुए अपने पीछे खड़े अथर्व को देख अनजान बन कहती है, अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई खूबसूरत लड़की नहीं दिख रही है। टिया को ऐसे इनोसेंट बनाता देख अथर्व अपनी आईब्रो कर कहता है, मैडम को खूबसूरत लड़की नहीं दिख रही हूँ। इस पर वो मासूमियत से अपना सर हिला देती है। टिया के ऐसे एक्सप्रेशन देख अथर्व कहता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो लड़की कौन है। इसके बाद अथर्व टिया के सामने रखी टेबल पर बैठ जाता है। बैठने के बाद अथर्व अपनी इंटेंस आंखों से टिया की आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इस दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी देखेगी। उसकी ऐसी चीजी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये पहली बार था जब अथर्व कुछ ऐसा कह रहा था, लेकिन फिर उन बातों को सुनकर और उसकी नजरों की तपिश को महसूस कर टिया अपना चेहरा शर्म से मोड़ लेती है कि तभी कुछ बारिश के फुआरे उसके मुंह पर गिरते हैं, जिसे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। ये साजिश है, बूंदों की कोई ख्वाहिश है, चुप चुप सी X2। देखो ना X2। हवा कुछ हौले हौले जुबान से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है ए फ्लैट दरमायान। देखो ना X2। ये देखकर अथर्व धीरे से टिया की थोड़ी पकड़ चेहरे को अपने सामने एक कशिश के साथ उसका नाम लेता है, टिया। ये पहली बार था जब अथर्व ने उसके सामने उसका नाम लिया। अपना नाम सुन टिया, जो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी, वो धीरे से अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देख बस हम कहती है। इसके बाद वो खामोशी से देखती रहती है। फिर ना हवेंग होगी इटानी बेशर्म, फिर ना डगमग होंगे ये कदम X2। अथर्व धीरे से अपना हाथ को उसकी थोड़ी से सरकाते हुए टिया के गाल पर रख बहुत सेंजुअली अपने अंगूठे से रब करता है। इसके ऐसा करते ही टिया की सांसें तेज होने लगती है। हाँ सावन, ये सीधा नहीं खा। अथर्व धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब करते झुकता है, जिसे अथर्व की गर्म सांसें टिया की सांसों से टकराने लगी थी। चैप्टर 70 आरोही की एक्टिंग, आदित्य की जलन अपनी प्रिंसेस। मेहर और आदित्य अभी अपना रोमांस ही कर रहे थे कि उनके रोमांटिक मूवमेंट्स में खलाल डालने के लिए मेहर का फोन रिंग करने लगाता है। फोन के रिंग की आवाज सुनकर मेहर, जो पूरी तरह से आदित्य में खोई हुई उन एहसासों को महसूस कर रही थी, वो अपने सेंस में आ जाती है। अपनी भरी हो चुकी सांसों को काबू कर धीरे से को पुकारते हुए बोली, हब्बी छोड़िए, आदित्य को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो पूरी तरह से बस मेहर में खोया हुआ था। यूएन फोन की रिंग सुनकर भी उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार मेहर के फोन की रिंग की आवाज सुनकर आखिरकार लास्ट में आदित्य खुद के इमोशन को कंट्रोल मेहर के ऊपर से उठ जाता है। आदित्य के हटते ही मेहर भी सोफे से उठाकर पहले खुद को थोड़ा ठीक कर टेबल के पास जाकर जैसे फोन पर शो रहे नाम को देखकर मेहर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत फोन उठाकर अपने कान पर लगा लेती है।
मेहर जैसे ही दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनती है उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगता है और गुस्से से बस इतना कहती है, ओके मैं अभी आ रही हूँ तब तक तुम उसे संभालो, इतना कह वो कॉल कट कर देती है। आदित्य जो सोफे पर फ्रस्ट्रेट होकर अपना मुंह फुलाए हुए बैठा था अपने और मेहर के रोमांस के बीच खलाल पड़ने की वजह से, लेकिन जैसे ही वो मेहर के चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन देखता है तो वो तुरंत उसके पास आकर पूछता, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, और किसका फोन था। आदित्य के एक साथ इतने सवाल सुनकर मेहर एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर, हब्बी हमें अभी कहीं जाना होगा और आपको सारे सवालों का जवाब आपको वही मिल जाएंगे आपने आप, इतना कह वो अपना सामान समेटकर केबिन से निकल जाती है। आदित्य मेहर के हाथ में अपना हाथ डालकर उसके साथ चलने लगा बिना आगे कोई सवाल किए। मेहर का जवाब सुनकर आदित्य समझ गया जरूर कुछ हुआ है जिस वजह से मेहर इतनी टेंशन और गुस्से में, वरना डेविल क्वीन को भला कौन टेंशन दे सकता है। कुछ देर में ही दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचते ही वहां खड़े गार्ड्स तुरंत अपनी पोजीशन ले लेते और एक गार्ड आकर जल्दी से मेहर और दिया के लिए कार का डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। मेहर आदित्य के बैठने के बाद सारे गार्ड्स अपनी कार में बैठ जाते और मेहर की कार को कवर करते हुए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कार में बिल्कुल साइलेंस माहौल था। मेहर अपनी आंखें बंद किए कुछ रही थी और आदित्य मेहर के चेहरे को देखते हुए पता लगाने की कोशिश कर रहा था आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो मेहर इतना परेशान है। हब्बी मुझे देखना बंद कीजिए, मैंने कहा ना आपको आपके सारे सवालों का जवाब कुछ देर में मिल जाएगा, और इतना कहकर मेहर हल्के से अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखती है तो आदित्य बस हमें अपना सर हिला देता है। करीब 30 मिनट बाद उनकी कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है। बाहर से बंगला दिखाने बहुत डरवाना लग रहा था। उस बंगले के आसपास का एरिया बिल्कुल ही सुनसान और घने जंगल से घिरा हुआ था। दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी से एक साथ नीचे उतरते हैं। इस बंगले का नाम बटरफ्लाई बेस था। दोनों कार से उतरकर उसके अंदर चले गए। जैसे जैसे दोनों अंदर जा रहे थे उनके कानों में किसी की दर्द से करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज को सुनकर आदित्य कंफ्यूजन से मेहर की तरफ देखते हुए पूछा, बेबी ये किसके चिल्लाने की आवाज है। आदित्य की बात सुनकर मेहर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हब्बी आप अंदर तो चलो। कुछ कदम चलने के बाद दोनों एक अंधेरे कमरे के अंदर आ गए। उस कमरे में ना तो कोई विंडो थी ना तो कोई लाइट, वहां पर अगर कुछ था तो बस अंधेरा। जिस दरवाजे से वो लोग गए थे बस एक वही मात्र साधन था निकलने का। जैसे ही वो दोनों कमरे में पहुंचे उन्होंने देखा एक औरत डरी सहमी हुई सी कमरे के एक कोने में बैठी हुई बस खुद को छोड़ने के लिए अपने सामने खड़ी एक छोटी सी परछाई से विनती कर रही थी। उस छोटी सी परछाई को देखकर आदित्य समझ गया आखिर मेहर के चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों नजर आ रही थी। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये छोटी सी परछाई कौन है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। ये छोटी सी परछाई किसी और की नहीं बल्कि हमारी नन्ही डेविल की थी, और जो औरत कोन में बैठी हुई थी वो अक्ष की माँ थी जिन्होंने आरोही से बदतमीजी और मेहर और आदित्य को बुरा भला कहा था स्कूल में। कदमों की आहट सुनकर वो औरत डर से बिल्कुल सिमट कर कांपने लगती है। आदित्य और मेहर को देखकर जो कि बिल्कुल डेविल किंग और डेविल क्वीन लग रहे थे साथ में खड़े हुए, उनका ऑरा था ही इतना खतरनाक कि किसी की भी डर से हालत खराब हो जाए। वही उन कदमों की आहट पहचान कर आरोही की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो एक खतरनाक सा लुक अक्ष की मां को देते हुए पलटकर अपने मम्मा डेडा को देखकर उनके पास आते हुए कहा, मम्मा डेडा आपको पता है आज इन्होंने मुझे चिकुल में आकर परेशान किया और कहा कि मेले में मैनर्स नहीं है। ये सब कहते हुए आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली और कहा कि मैं बहुत बुली लालकी हूँ जिसके मम्मा पापा के पांच कुछ नहीं है और नहीं इनके सामने हमले खाले होने की औकात है, और इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। मम्मा इतना बोलकर आरोही एक्टिंग करते हुए जोर जोर से रोने लगाती है। बस फिर क्या था, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मेहर और आदित्य की आंखों में तो खून उतर आता है उस औरत को देखकर। वही अक्ष की मां तो बस अपनी डरी हुई आंखों से आरोही को सफेद झूठ बोलते देखकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उनको कानों में मेहर की खतरनाक आवाज पड़ती है जिसे सुनकर उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए थे। मेहर अपनी खतरनाक आवाज में वहां खड़े एक गार्ड को देखकर कहा, इसकी वजह से तुम्हारी नन्ही प्रिंसेस की आंखों में आंसू आए हैं तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है इनके साथ कबीर। और इतना कहकर मेहर आरोही को अपनी बाहों में उठकर प्यार से पुचकारते हुए बोली, एंजल डोंट लाउडली क्राइंग मम्मा है ना, आप किसी की बातों पर ध्यान मत दो। ओके एंजल चलो हम घर चलते हैं। वही अक्ष की मां तो बस अपनी डरी हुई आंखों से आरोही को बिल्कुल सफेद झूठ बोलते देखकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उनको कानों में मेहर की खतरनाक आवाज पड़ती है जिसे सुनकर उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए थे। वहां खड़े सब गार्ड्स अपनी नन्ही डेविल को रोते देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गए थे एक पल के लिए, क्योंकि कुछ देर पहले उनकी लिटिल डेविल उनके सामने पड़ी औरत को टॉर्चर होते देखकर बिना किसी भाव के देख जा रही थी, और जैसे ही उसने मेहर और आदित्य को देखा तो एक प्यारी सी एंजल का रूप ले लिया। आरोही की चल कौन साहब अच्छे से समझ गए थे कि क्यों उनकी लिटिल डेविल ये ड्रामा कर रही है, लेकिन वो लोग अपनी लिटिल डेविल के इस रूप को देखकर एंजॉय कर रहे थे।
आदित्य और मेहर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनी प्यारी सी जान की आंखों एक आंसू नहीं देख सकते थे, इसलिए मेहर आरोही को अपनी गोद में लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है। वही मेहर और आरोही के जाने के बाद आदित्य अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से एक बार अक्ष की मां को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, हमारी प्रिंसेस की आंखों तुम्हारी वजह से आंसू आए हैं ना, तो तुम इसके लिए तैयार रहना मिसेज मेहता। अक्ष की मां को धमकी देने के बाद आदित्य वहां से लंबे कदम भरते हुए निकल गया। थोड़ी ही देर में आदित्य उन दोनों के पास पहुंच जाता है। आदित्य को देखकर गार्ड आकर जल्दी से कार का डोर उसके लिए खोलकर खड़ा हो जाता है। आदित्य के बैठने के बाद गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। कार में बैठते ही आदित्य देखता है आरोही पूरी तरह से मेहर के सीने में अपना सिर घुसाए हुए बिल्कुल उसे चिपक कर बैठी हुई है, और ये देखकर आदित्य थोड़ी सी जलन होती है और वो अपनी आंखें छोटी कर आरोही घूरते हुए मेहर से आरोही को अपनी गोद में लेकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस आप ना अपने डैडा के पास रहो और आपको डरने कोई जरूरत नहीं है, आपके मम्मा डैडा के होते हुए आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो आरोही का सर हल्के हाथों से थप्पने लगाता है। आरोही आदित्य की गोद में झटपटे हुए बोली, डैडा चोले मुझे मम्मा के पास जाना है, लेकिन आदित्य आरोही को बिल्कुल नहीं छोड़ता और वो उसे थपकी देते हुए सुलाने लगाता है। मेहर तो अपने प्यारे हब्बी और एंजल को ऐसे देखकर बस हल्के से मुस्कुरा देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।